नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जी, अष्टांग हृदयम निदान स्थानम का पहला अध्याय, पेज नंबर 429 निकाल लो जी। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, कि बिना दवा के हम चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। और इसमें हम हर बीमारी के निदान के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 429 निकाल लो और कोई भी साथी इसको पढ़ो जी। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जी कोई भी रोगी हमारे पास आ रहा है और हमने अपनी नई प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, तो हमने रोगी को किस तरह से टैकल करना है, कैसे केस को लेना है, केस लेने से पहले हमने किन किन चीज़ों को देखना है, कैसे किसी भी व्याधि के डिटेल में हम जा सकते हैं, वो इस अध्याय में पढ़ेंगे जी। पढ़ो जी कोई भी साथी। शुरू से करूं गुरु जी? हाँ, शुरू से। अब हम यहाँ से सभी रोगों के सामान्य निदान की व्याख्या करेंगे, जैसा कि इस विषय में अत्रेय आदि प्राचीन महर्षियों ने कहा था। देखो कितने कमाल की लाइन है जी। अब हम यहाँ से सभी रोगों के सामान्य निदान, यानी कि हर बीमारी का निदान यानी कि कारण यानी कि हेतु, कि हर तरह की बीमारी क्यों हो सकती है, हर बीमारी के निदान को अगर हमने समझ लिया तो फिर क्या बचता है जी? कुछ बचता है जी? अगर हमें हर बीमारी के निदान का ही पता चल गया है तो उसके बाद कुछ बचता है जी? कारण का पता लग जाएगा तो समाधान भी हो जाएगा। हाँ, पढ़ो जी आगे, पढ़ो जी आगे। उपक्रम। अब शरीर स्थान के बाद यहाँ निदान स्थान का वर्णन किया जा रहा है। इनका परस्पर संबंध इस प्रकार है। यह आयुर्वेद हेतु लिंग तथा औषध रूप से त्रिस्कंद कहा जाता है। इन विषयों का सूत्र रूप में वर्णन सूत्र स्थान में किया जा चुका है। इन सभी का आधार मानव शरीर है, अतः उसके बाद शारीर स्थान का वर्णन भी कर दिया गया है। कोई यह भी कह सकता है कि यहाँ पहले औषध स्कंद चिकित्सा का ही वर्णन करना चाहिए था। यह उचित नहीं है, क्योंकि हेतु तथा लिंग लक्षण से रोग की भली भांति परीक्षा कर लेने पर ही औषध प्रयोग करना युक्त माना जाता है। अतएव चिकित्सा स्थान से पहले निदान स्थान का वर्णन करना ही उचित है। भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने भी कहा है, रोग मादौ परीक्षेत ततो नंतरम औषधम। देखो हमारा आमतौर पे क्या सवाल होता है जी, कि कोई भी बीमारी है इसमें क्या दे जी, क्या करें जी, यही सवाल होता है ना, कि जी कोई भी बीमारी है इसमें क्या करें, और इसमें कितना सुंदर लिखा है जी। अब शरीर स्थान के बाद निदान स्थान का वर्णन किया जा रहा है। अष्टांग हृदय का जो डिजाइन है, सबसे पहले सूत्र स्थानम है जी, फिर शरीर स्थानम है और फिर निदान स्थानम है। सूत्र स्थानम में ऐसे सूत्र बताए गए हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को रख सकता है उनका पालन करते हुए। रोगी व्यक्ति पहले उनका पालन करेगा और फिर दवाई का, तब जाके वो ठीक होगा। तो सूत्र स्थानम, शरीर स्थानम और निदान स्थानम, इनका परस्पर संबंध इस प्रकार है।
आयुर्वेद है जो वो हेतु, किसी भी बीमारी के ऊपर हेतु, लिंग तथा औषध इस त्रिस्कंद के रूप में विचार करता है जी। भाई कोई भी बीमारी आई है तो उसमें हेतु क्या रहे है जी, वो हेतु हमें सूत्र स्थानम को जब हम कंप्लीट पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन नियमों का पालन ना करने से इस तरह की बीमारियां होती है। जैसे 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि अगर गुरु भोजन का लगातार अत्यधिक सेवन करेंगे, अग्निमंद होने पे भी सेवन करेंगे तो क्या बनेगा जी, क्या पढ़ा था हमने 8वें अध्याय में? गुरु भोजन का मात्रा से अधिक सेवन करेंगे तो आम बनेगा। आम को क्या नाम दिया गया था वहां पे? आम को अलसक, अलसक बनेगा जी, जो अंदर आलसी की तरह पड़ा रहेगा जी। और लघु का हम मात्रा के अनुसार भी सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा जी? लघु भोजन मात्रा के अनुसार भी नहीं खाएंगे तो क्या होगा जी? फिर वात बढ़ेगा गुरु जी। तो शरीर में बल नहीं बढ़ेगा जी। हाँ, वात बढ़ेगा, बल नहीं बढ़ेगा शरीर में। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अधिक खाएंगे तो क्या नुकसान है, कम खाएंगे तो क्या नुकसान है। फिर आगे हमने डिटेल में पढ़ा कि वात प्रकृति के व्यक्ति में आम बन रहा है तो क्या लक्षण है, पित्त वाले में क्या है, कफ वाले में क्या है। तो वहां से हमें हर बीमारी के हेतु का पता चलता है जी। हेतु, लिंग, लिंग का मतलब है लक्षण जी। किसी भी बीमारी के बारे में अगर हम विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बीमारी के हेतु को ढूंढेंगे जी, क्योंकि हेतुओं के कारण बीमारी पैदा हुई है। अगर हम हेतु पे काम नहीं कर रहे हैं, सीधा मेडिसिन दे रहे हैं तो रोगी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। कुछ टाइम तक मिल सकता है, दवाई के प्रभाव से रोग दबा रहे, लेकिन जड़ से चिकित्सा नहीं होगी जी। तो आयुर्वेद बोलता है सबसे पहले किसी भी बीमारी में हेतु को ठीक करना है जी, फिर लक्षणों को समझना है और फिर औषध का डिसाइड करना है जी, क्या औषधि क्या देनी है। इन विषयों का सूत्र रूप में वर्णन सूत्र स्थान में किया जा चुका है, वो हम पढ़ेंगे आगे जी। इन सभी का आधार मानव शरीर है, अतः उसके बाद शरीर स्थान का वर्णन कर दिया गया। मानव शरीर में ही ये सब हेतु उत्पन्न होते हैं, फिर लक्षण आते हैं, फिर औषधि की जरूरत है। आगे कहा गया है, यहाँ कोई यह भी कह सकता है कि यहाँ पहले औषध स्कंद यानी चिकित्सा का वर्णन करना चाहिए था। यहाँ पे देखो कितना अच्छा पॉइंट लिखा है जी कि भाई कोई भी रोगी आ गया है तो वो सबसे पहले मेडिसिन ही पूछता है जी। यह हमारा आमतौर पे भी कक्षा में भी बहुत से साथी ऐसे ही करते हैं कि जी ये बीमारी है, इसमें क्या करें। तो इसमें कहा गया है कि बहुत से साथी ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले सूत्र स्थानम लिखा है, फिर शरीर स्थानम लिखा है, तो यहाँ तो बीमारियों का तीसरे नंबर पे तो चिकित्सा स्थानम लिख देनी चाहिए थी ताकि हमें चिकित्सा का पता चल जाए। लेकिन इसमें कहा गया है यह उचित नहीं है, क्योंकि हेतु तथा लक्षण से रोग का भली भांति परीक्षा कर लेने पर ही औषध प्रयोग युक्तियुक्त माना जाता है। किसी भी रोगी को दवाई देनी है तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट हेतु है जी, उसके हेतु, फिर उसके लक्षण और फिर मेडिसिन का चुनाव करना है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये सूत्र स्थानम शरीर स्थानम के बाद सीधी बीमारियों की चिकित्सा क्यों नहीं बताई गई है जी? चिकित्सा बता दे बात खत्म, लेकिन चिकित्सा क्यों नहीं बताई गई है? क्योंकि अकेली चिकित्सा बताने से चिकित्सा नहीं होती जी। क्योंकि कोई भी रोगी बीमार चिकित्सा का माल ज्ञान ना होने के कारण या दवाओं के अभाव में बीमार नहीं पड़ा है जी, वो अपने हेतुओं से बीमार पड़ा है। और जब तक हेतु ठीक नहीं होंगे तो वो बीमारी भी ठीक नहीं हो सकती। दवाइयों से कुछ टाइम के लिए रिलैक्स मिल सकता है, दब सकती है, और ना भी दबे, सभी यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी बीमारी का हेतु जानते हुए, लक्षण समझते हुए, रोग का भली भांति परीक्षा कर लेने पर ही औषध डिसाइड करनी चाहिए जी। अतः चिकित्सा स्थान से पहले निदान स्थान का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। निदान, निदान का मतलब है कि कारण, किन कारणों से रोग पैदा होता है। तो निदान स्थान में सभी बीमारियों के रोगों के कारण बताए गए हैं जी। तो आगे इसमें कहा गया है रोग मादो परीक्षित तदंतरम औषधम, यानी कि किसी भी रोग की पहले परीक्षा कर लेने के बाद, हेतु लक्षण को अच्छे से डिसाइड कर लेने के बाद फिर ही औषधि का निर्धारण करना है जी।
तो क्लास में अक्सर कई बार कई साथी बोलते हैं ना जी कि इस बीमारी में क्या करें, इस बीमारी में क्या करें, इस दवाई को इसमें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस को जब आप शुरू करेंगे अव्वल दर्जे की बनाना है जी, तो सबसे पहले आपने हेतु रोगी के ढूंढने हैं और फिर उसमें लक्षण और फिर उसमें औषध। बल्कि इसमें 5 रूप पढ़ेंगे हम कि सबसे पहले रोगी का हेतु ढूंढो, फिर उसमें लक्षण देखो, फिर उसका रूप, पूर्व रूप और फिर उपसय और संप्राप्ति। तो ये 5 पॉइंट है, इनका परीक्षण करने के बाद ही किसी को औषध देनी चाहिए। इसको आगे हम पढ़ेंगे। आमतौर पे आज की चिकित्सा में क्या हो रहा है जी, एलोपैथी ले लो या जो केवल आयुर्वेदिक भी टेम्परेरी तौर पे चल रहा है। बस रोगी आया है दवाइयाँ पकड़ा दी है जी, रोगी आया है दवाइयाँ पकड़ा दी है। लेकिन जब तक हेतु को नहीं पकड़ पाएंगे, जब तक रोगी के हेतु को नहीं समझा पाएंगे, जब तक रोगी ये नहीं ठानेगा कि जी हाँ मेरे इन हेतुओं की गड़बड़ी से बीमारी हुई है, मैं इनको पूरी तरह से ठीक कर लूँगा, तब तक आपकी दवाई से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए आज के टाइम में रोगी ठीक नहीं हो रहे हैं जी। तो हमने ऐसी गलती नहीं करनी है। हमने किसी भी रोगी का अगर हम केस ले रहे हैं तो कम से कम उस रोगी पे 1 घंटा लगाओ जी। पहले उसके हेतु ढूँढो, पूरा उसका लाइफ़स्टाइल, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, भोजनचर्या सब कुछ देखो। पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद कि आपके ये हेतु है, इन हेतुओं से ये संप्राप्ति बन के इस तरह की समस्या बनी है, फिर उसमें आपने औषध का निर्धारण करना है। अगर हम भी एलोपैथी और उसकी तरह सिर्फ रोगी आया दवाइयाँ दे दी, चलो रोगी आया दवाइयाँ दे दी, तो इससे परिणाम नहीं मिलेगा जी। तो समझ में आया जी सबसे पहले हमने क्या करना है। समझ में आया जी? जी गुरुजी। आगे बढ़ो। आगे हाँ जी। सर्व रोग निदान। इस अध्याय में इन सभी रोगों में सामान्य रूप से होने वाले निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय तथा संप्राप्ति का और इनके उन पर्यायों का जिनका शास्त्रकारों ने अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है का भी वर्णन किया गया है। रोग निदान के इन 5 उपादानों का सर्वत्र इसी क्रम से दर्शन नहीं होता है, जैसे अभिघात, अभिचार, अभिशाप तथा अभिसंग से होने वाले ज्वरों में सामान्य ज्वर के निदान तथा पूर्व रूप नहीं दिखलाई देते। अतएव इस प्रकार के रोगों को अगंतुज कहते हैं। इसी प्रकार शास्त्रकारों ने प्रत्येक रोग के उपसय तथा संप्राप्ति का भी वर्णन नहीं किया है। इसका दायित्व शास्त्रज्ञ चिकित्सक का है कि वह अध्यापन काल में विद्यार्थियों को समझाए और चिकित्सा काल में स्वयं समझकर परिचारक उपस्थाता को युक्ति सहित बतलाए। देखो कितना कमाल का पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि भाई कोई भी रोग पैदा हुआ है, कोई भी रोग, तो उसमें सबसे पहले जी उसके निदान रहते हैं, यानी हेतुओं का सेवन किया गया है तभी वो पैदा हुआ है। तो कोई भी रोग में पहले हम निदान डिसाइड करेंगे, फिर उसके पूर्व रूप डिसाइड करेंगे कि आरंभ में हमें क्या क्या लक्षण मिले जी, और फिर रूप मतलब जब रोग सामने आ गया है, और फिर आगे है जी उपसय। उपसय होता है कि मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में हाई टेम्परेचर का बुखार है जी, तो उसका गर्म पानी पीने का मन करेगा कि ठंडा पानी पीने का मन करेगा जी? ठंडा पानी, प्राकृतिक ठंडा पानी पीने का मन करेगा। हाई टेम्परेचर का बुखार है तो पंखे के नीचे रेस्ट करने का मन करेगा कि थोड़ा धूप लगाने का मन करेगा जी? पंखे के नीचे रेस्ट करने। हाँ, तो उपसय बोलते हैं जी कि अंदर जिस तरह का संप्राप्ति बनी है उसके विपरीत आहार विहार की इच्छा होना। जैसे कि शरीर में पित्त बढ़ा है, पित्त के गुण बढ़े हैं, तो हम क्या करेंगे, हम शीतल जगह पे बैठने की इच्छा करेंगे, शीतल प्राकृतिक मटके का जल पीने की इच्छा होगी और शीतल उसमें रहने की इच्छा होगी जी। किसी व्यक्ति के शरीर में अगर वात बढ़ा है तो उसे गर्मा गर्म खाना खाने की इच्छा होगी, हर चीज़ गर्मा गर्म लेने की इच्छा होगी। यानी उपसे बोलते हैं कि अंदर जिस तरह की व्याधि निर्माण हुआ है उसके विपरीत आहार विहार की इच्छा होना जी, इसको उपसे बोलते हैं। तो निदान है किसी भी रोग के कारण जिन गलतियों से रोग पैदा हुआ है, पूर्व रूप मतलब रोग आने से पहले के लक्षण, और रूप
जब रोग सामने आ जाता है और उपसे जिस तरह की अंदर संप्राप्ति बन रही है उसके विपरीत आहार विहार की इच्छा होना। जैसे हम देखते हैं कि कहीं जा रहे हैं हम, रास्ते में बारिश आ गई, पूरा कपड़े शरीर भीग गए, तो फिर कुछ गर्मा गर्म खाने का मन करेगा कि ठंडा खाने का मन करेगा जी? गर्मा गर्म खाने का। हाँ, तो इसको बोलते हैं उपसे, कि अंदर जिस तरह की संप्राप्ति बन रही है तो उसके विपरीत ही हमें आहार विहार करने की इच्छा होगी कि भाई रोगी क्या चाहता है, किस तरह का उपसे उसके अंदर है, वो किस तरह के आहार विहार की इच्छा कर रहा है। आगे है संप्राप्ति। संप्राप्ति का मतलब है कि अब रोग, जैसे हमने बुखार में पढ़ा कि बिगड़े हुए वात पित्त कफ आमरस के साथ मिलकर जठराग्नि को मंद करके जवर को पैदा करते हैं। इसमें संप्राप्ति क्या बनी जी? कि शरीर में वात पित्त कफ बिगड़े हैं। अब हमने देखना है वात बिगड़ा है कि पित्त बिगड़ा है कि कफ बिगड़ा है, या तीनों ही बिगड़े हैं या दो दो बिगड़े हैं, क्या बिगड़ा है उसमें से। तो फिर उसने आगे क्या किया, वात पित्त कफ बिगड़े, उसने अग्नि को मंद किया, तो वहां पे आम बना, आम ने अग्नि को रोक दिया, तो ये संप्राप्ति बनी है जी। तो ये हमने संप्राप्ति समझी है जी। तो किसी भी रोगी को हमने मेडिसिन देने से पहले जी, किसी भी रोगी को मेडिसिन देने से पहले अगर सच में हम किसी रोगी को ठीक करना चाहते हैं, जड़ से ठीक करना चाहते हैं, तो हमने पहले उसके निदान को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ही निदान समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम क्या चिकित्सा उसको प्रेफर करेंगे जी। तो सबसे पहले किसी रोगी के हेतु ढूंढना जरूरी है, निदान हेतु एक ही बात है। फिर उसके पूर्व रूप समझो जी, फिर उसका रूप, रोग अब जो सामने आ चुका है उसका उपसय भी देखो कि रोगी की क्या इच्छा है, और फिर उसकी संप्राप्ति समझ के फिर औषधि का निर्धारण होगा और वही रोगी ठीक हो पाएगा जी। हमने केवल बीमारी का नाम सुना और इसमें ये दे दे जी, वो दे दे, ये दे सकते हैं क्या, इससे ठीक नहीं होगा। कुछ ग्रुप में मैंने क्लास शुरू करने से पहले आज संप्राप्तियां भेजी है जी। कुछ साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी संप्राप्तियां लिखी है कि जी ये रोगी है, इतनी उम्र है, इतना वजन है, ये गड़बड़ियां कर रहा है, अब बीमारियां ये आई है, मैं अब इसमें मेडिसिन ये विचार कर रहा हूँ। आप में से ही संजय जी ने, कुमार जी ने, ऋषि जी ने और भी साथियों ने, और ये एक इन्होंने भी भेजी है सोनी जी ने, तो इन्होंने इस तरह से ये विचार कर रहे हैं, और इसी तरह से आपने हर रोगी के ऊपर विचार करना है। अगर हम इस तरह से विचार कर पाएंगे, इस तरह से डिटेल में जा पाएंगे, तो ही हम रोगी को ठीक कर पाएंगे जी। ज़्यादातर साथी आयुर्वेद की क्लास में सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं कि हमें मेडिसिन का पता चल जाएगा, हम रोगी को बस मेडिसिन दे देंगे, उससे बात नहीं बढ़ पाएगी जी। जब इतना डिटेल में आप समझोगे कि रोग के कारण क्या है, क्या क्या गड़बड़ी उसने किया है, और फिर उसमें हमने रोग के पूर्व रूप देखना, फिर उपसय उपसंप्राप्ति को समझना, ये सब डिटेल में देख के फिर हमने चिकित्सा का निर्धारण करना है। कुछ दिन पहले अनुपम जी किसी लेडीज के बारे में चिकित्सा चाह रहे थे पूछना, अब मुझे ही उसमें संप्राप्त वो निदान ही नहीं समझ आ रहा था जी, संप्राप्ति समझ ही नहीं आ रही थी, वो कुछ बता ही नहीं रही थी। अब कुछ दिन बाद इन्होंने बताया कि उसके अंदर एक ये भी संप्राप्ति चल रही थी, तो मैं भी उसमें कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि जब तक हमारे सामने हेतु क्लियर नहीं होगे जी, हेतु से ही तो बीमारी बनती है, तो हम अच्छे से उसका डायग्नोस नहीं कर पाएंगे और मेडिसिन नहीं बता पाएंगे जी। जब हमें सब हेतु समझ में आएंगे, हाँ जी ये भी गड़बड़ी कर रहा है। बहुत से साथी क्या करते हैं, जैसे एक संप्राप्ति शायद ऋषि जी ने आज भेजी है कि एक व्यक्ति को बुखार बना, बुखार को दबाते चले गए तो क्या क्या हो सकता है जी, सूखी खांसी हो सकती है, वात के 80 रोग हो सकते हैं, क्योंकि बुखार के बाद रुक्ष तेज, ये दो महाभूत बड़े रहते हैं जी। अब रुक्ष मतलब ड्राइनेस जी, तेज मतलब गर्मी। अगर किसी व्यक्ति में बुखार के बाद ड्राइनेस बढ़ी रही है, रुक्षता बढ़ी रही है, या किसी के अंदर तेज बढ़ा रहा है, तो वात के 80 और पित्त के 40 रोग हो सकते हैं जी। तो हम पूरा डिटेल में जाएंगे इतना, और फिर चिकित्सा के बारे में विचार करेंगे, तो हम रोग को, हर रोगी को ठीक कर पाएंगे। तो इसमें कहा गया है जी, किसी भी बीमारी में निदान होते हैं, पूर्व रूप उसके रहती हैं, फिर रूप रहते हैं, फिर उपसय और संप्राप्ति। अब आगे इसमें कहा गया है कि कुछ रोगों में आपको ये नहीं मिलेंगे, किसमें, जैसे जो रोग बाहर से आए हैं, यानी किसी व्यक्ति को डर लगा और डर के कारण बुखार हो गया, तो उसमें अंदर से संप्राप्ति घटित नहीं हुई है, जैसे ही उसका डर खत्म होगा तो बुखार खत्म है जी। अब किसी व्यक्ति ने क्या है जी, किसी गंदी विषैली या दुर्गंध चीज को देख लिया है, उससे उसको वोमिटिंग हो गई है, तो वो क्या हुआ जी, वो देखने से वो समस्या बनी है, तो संप्राप्ति अंदर नहीं बनी थी,
तो वो केवल जब वो हेतु दूर होगा उससे ही वो ठीक हो जाएगा। या फिर अभिघात, बाहर से कोई एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है, कुछ हो गया है, इसमें निदान, पूर्व रूप, रूप उपसे संप्राप्ति ये नहीं मिलते जी आप में, क्योंकि ये अचानक घटित हुआ है, ये अंदर से पैदा नहीं हुआ, बाहर से पैदा हुआ है। अभिघात है, अभिचार है, अभिशाप किसी ने श्राप दे दिया है, अभिशंक किसी जहरीली वस्तु से टच हो गया है, तो इनमें हमें पूर्व ये सब लक्षण नहीं दिखाई देते जो हमने पढ़ा है, निदान, पूर्व रूप, रूप उपसे संप्राप्ति। आगे इसमें कहा गया है इन सब में ये पूर्व रूप नहीं दिखाई देते, अतः इस प्रकार के रोगों को आगंतुज कहते हैं। आगंतुज रोगों में हमें ये नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार शास्त्रकारों ने प्रत्येक रोग के उपचय तथा संप्राप्ति का भी वर्णन नहीं किया है, क्योंकि आगंतुज में कोई अंदर से संप्राप्ति बनती नहीं है जी। इसका दायित्व शास्त्रज्ञ चिकित्सक का है। अब इसका दायित्व तो चिकित्सक का है जी, वो एट प्रेजेंट में क्या देख रहा है। हालांकि उपचय तो हमें मिलेगा वहां पे और फिर संप्राप्ति भी मिलेगी, लेकिन निदान, पूर्व रूप, रूप ये नहीं आएंगे, क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उपचय में हमें क्या मिलेगा, हो सकता है उसको पानी पीने की इच्छा हो, ठीक है, और फिर संप्राप्ति भी हम देखेंगे कि आघात कितना है, कहाँ कहाँ तक चोट उसको गई है। तो उपचय और संप्राप्ति, तो वहां पे हमने जो अपना पूरा अध्ययन किया है शास्त्रोक्त, उसके आधार पे डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसका दायित्व शास्त्रज्ञ चिकित्सक का है कि वह अध्यापन काल में विद्यार्थियों को समझाए और चिकित्सा काल में सेवम समझकर जो परिचारक है उसको बताएं कि इसमें क्या संप्राप्ति बन रही है और क्या क्या करना है, क्या इसमें आहार विहार सब कुछ रखना है जी। तो यहाँ तक सबको समझ आ रहा है जी कि किसी भी रोग में किसी भी रोगी की मेडिसिन शुरू करने से पहले हमने उसके निदान, पूर्व रूप, रूप, उपचय और संप्राप्ति को अच्छे से समझकर तभी हमने मेडिसिन शुरू करनी है जी। तुक्के से, जल्दबाजी में नहीं करनी है शुरू। क्यों? क्योंकि जो चिकित्सा है वो एक तलवार की तरह है जी, अगर वो सीधा चलेगा तो रोग को काट देगा, नहीं तो रोगी को भी काट सकता है जी। तो हमारा फोकस क्या रहना चाहिए? हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि 1 साल आप सब लोगों ने पूरा मन लगा के शास्त्र को पढ़ना है, और क्लास तो 1 साल लगानी है, लेकिन साथ साथ में दिन में 1-2 वीडियो ठंडे दिमाग से, जैसे कल विक्की जी बता रहे थे कि मुझे ये सुना इतना अच्छा लग रहा था, तो आपने अपना स्वाध्याय करना ही करना है जी। 1-2 साल मेहनत कर लो, फिर ऐसे एक्सपर्ट हो जाओगे कि जीवन के आखिरी दिन तक कभी रिटायर नहीं होगे जी इस काम से। 1-2 साल की ही मेहनत है शुरू की। 1 साल पढ़ लो, 1 साल फिर अच्छे से स्वाध्याय कर लो, इतना ही है जी। बहुत डिटेल में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो यहाँ तक सभी को समझ आया जी? हाँ गुरुजी, जैसे इसमें बताइए ये आगंतुक गुण है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने जहरीले वस्तु का सेवन कर लिया, या किसी भी, जैसे कोई भी चीज को देखकर हमारे अंदर भाव बनते हैं, उसमें जो हमारा उल्टी उल्टी होना, ये तो इसमें तो मेरे मन में गुरुजी ऐसा आता है, जो इस प्रकार के जैसे एक्सीडेंट हुआ और जहरीलापन, तो इसमें एलोपैथी ज्यादा असरकारक है कि आयुर्वेद? मुझे इसमें तो मोनो जी किसी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। देखो किस तरह के में, अभिघात के भी हम रूप देखेंगे, ठीक है, एक्सीडेंट में हमें चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। मान लो हम आगंतुज की बात कर रहे हैं, आगंतुज ऐसा है जो ड्रस से बना है, किसी विषैली चीज से बना है, देखने से बना है। मान लो कि हमारे पास हम लीच लेके आए जी, शुरू में लीच लेके आए, तो लीच आपने देखते हैं कि बहुत चंचल होती है जी। तो एक साथी जो हमारे पास पढ़ने आया, उसको हमने बोला कि जी आप लीच लगाओ। वो डर रहा बेचारा, क्योंकि वो उसकी चंचलता बहुत फास्ट, इधर से उधर पानी में खूब घूमती है जी वो। तो उसको केवल लीच के उस चंचलता के कारण ही कि इतनी सारी लीच को कैसे उठाएंगे, कैसे लगाएंगे, उसके भय से ही बुखार हो गया जी। लेकिन उसको वो लीच से हटा दिया गया और दूसरे साथी को फिर दिखाया गया, उसको केवल दिखाया गया। दिखाने के बाद भी वो काफी टाइम के बाद मतलब प्राकृतिक स्थिति में आ पाया कि हाँ ये सिंपल है, इनसे कुछ नहीं होगा। नहीं, डर से अब इस तरह से जो आगंतुक संप्राप्ति बनी है, उसमें हम ये केवल हेतु बंद होगा तो वहीं से ठीक हो जाएगी। किसी को गंदी चीज देखने से वोमिटिंग बनी है तो ये सब वहां से बंद हो जाएगी। हाँ, अब बात है एक्सीडेंट वगैरह की, विष वगैरह की। वो ये है जी कि आयुर्वेद में सर्जरी, काटना पीटना जोड़ना पहले होती रही है।
और आयुर्वेद से ही इन्होंने एलोपैथी वालों ने सीखा है। आयुर्वेद में आज के टाइम में वो बैन कर रखी है, तो अब प्रैक्टिस यही कर रहे हैं। तो अब आयुर्वेद में भी इसके ऊपर अगर इसको पूरा खुला रख दिया जाए तो आयुर्वेद में भी ये सब हो सकता है। तो आजकल अधिकार ही इनको है, तो वहाँ वो आपने करना ही पड़ेगा जी। मोनू जी। जी गुरु जी एक प्रश्न है मेरा। गुरु जैसे हमने भी बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर से मतलब अंदर से पहले कोई संप्राप्ति नहीं है, बाहर से आ जाए, ऐसी मतलब दो केस ऐसे रहते हैं जैसे कि सांप ने काट लिया या फिर कुत्ते ने काट लिया। रेबीज आजकल इंडिया में बहुत फैली है, तो इस चीज का इलाज है क्या आयुर्वेद में? क्योंकि ये चीजें तो ऐसी है कि बंदे की कुछ ही टाइम में जान चली जाती है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि बंदे की कुछ ही टाइम में जान चली जाती है। ठीक है कि हाँ, सांप ने काट लिया है, उसका आपने जल्दी से चिकित्सा करनी पड़ेगी। कुत्ते वाला अगर कोई पागल कुत्ता है तो एक अलग बात है, नहीं तो कुत्ते वाली इतनी खतरनाक वो भी नहीं बनती है। तो आयुर्वेद में इसके ऊपर पूरा पूरा अध्याय है जी, पूरा टॉपिक है विष चिकित्सा के ऊपर कि वो हमने कैसे करनी है जी। थोड़ा सा वैसे वो माहौल बनाया ना गुरु जी, आपने गाजियाबाद का सुना होगा, एक कुत्ता तो जिंदा रहा, पागल भी नहीं था, तो किसी लड़के को काट लिया और वो 1 महीने बाद मर गया। तो मतलब उसको रेबीज था, कुत्ते में रहा, कुत्ता मरा भी नहीं, पर उसने टीका नहीं लगवाया तो इसलिए हो गया। तो हमारे को ये आता है कि आयुर्वेद में भी क्या कुछ ऐसा है? सब कुछ है जी आयुर्वेद में, और बचाव के लिए सब कुछ है। सांप ने आपको काट लिया है तो आरंभिक स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आयुर्वेद में एक टैबलेट आती है जी, वैद्य रत्नम कंपनी की, विलवादी कुछ 2 टैबलेट है जी। इनका मैं कल आप मेरे को दिन में मैसेज करना, उसका फ़ोटो भेजूँगा ग्रुप में, अभी मुझे ध्यान नहीं है दोनों की। शायद एक संजीवनी है और एक बिलवादी है। अगर सांप वगैरह ने आपको काट लिया है और जब तक आप किसी योग्य वैद्य के पास उसके जड़ से ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तब तक ना हो, तो है आयुर्वेद में भी इस तरह की चिकित्सा। और अब जो आप वाली बात है, हाँ जी गुरु जी, एक सारंग संहिता में मैंने पढ़ा था आज, संजीवनी बटी, तो उसमें लिखा था कि जहरीला सांप काटने से वो 4 बटी लेंगे तो वो उसका जहर उतर जाएगा। 1 लेने का प्रभाव बताया था, 2 का बताया था और 4 का बताया था उसमें। बिल्कुल, ये 2 टैबलेट है जी, एक शायद विलवादी ही है और एक संजीवनी बटी, ये दोनों ही, एक शायद वैद्य रत्नम की आती है, एक दूसरी फार्मेसी की आती है और दूत में ये शायद दोनों ही आती है। हाँ, इनका प्रभाव है जी, बिल्कुल सही बोला है संजय जी आपने। कुत्ते वाला केस तो वायरस वाला है। अब कुत्ते वाला सुनो आप गौतम जी, कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर किसी चीज़ का, कई बार सांप इतना खतरनाक नहीं होता लेकिन उसका डर हमारे अंदर बहुत भयानक होता है। क्या हुआ जी, एक व्यक्ति को मतलब उसकी आंखें बंद कर दी गई जी और उसको डर दिखाया गया कि आपको सांप से कटवाएंगे जी। उसको, ठीक है, सामने सांप है और आंखें बंद कर दी है, अब उसके अंदर क्या है जी, पूरा डर है, लेकिन उसके केवल सुई लगाई गई जी और उससे ही मर गया वो तो जब, हाँ, अब जब कुत्ता आपका जीवित है, कुत्ता पागल भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, फिर वो तो जी भय के कारण वो मरा है, ना कि उसका विष के कारण। गौतम जी। ठीक है गुरु जी। गुरु जी ये भी है ना, जैसे राजीव भाई अपने व्याख्यान में कि जैसे किसी को सांप ने अगर काट लिया हो तो उसके जहर को सबसे पहले खुरच देते हैं वहां पर किसी छुरी से, उसके बाद जो इंजेक्शन वाला जो होता है इंजेक्शन, उसको पिकारी की तरह बना करके ब्लड को अगर हम निकाल लेंगे जहर वाला तो धीरे धीरे उसके अंदर चेतना आ जाती है। इस बारे में आपका क्या मत है? हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। और आज जो राजीव भाई ने होम्योपैथी मेडिसिन बताई है, इस तरह की समस्या में वो भी कारगर है जी। इस तरह की समस्या में दुर्घटना हो रही है, हाँ जी, फायदेमंद है, इस तरह की संप्राप्ति में फायदेमंद है। जो आगंतुक बनी है, क्योंकि अंदर से कोई संप्राप्ति बनी नहीं है तो दे सकते हो, सेफ है, कोई नुकसान नहीं है। बुखार जैसी संप्राप्ति में वहां पे भी होम्योपैथी और बाकियों में क्या है जी, केवल रोग को ठीक करने के लिए, दबाने के लिए दवाई दी जाती है। तो इस तरह के केस में हम होम्योपैथी दे सकते हैं और सेफ है जी, कोई नुकसान नहीं है। अगले किसी साथी का कोई सवाल जी? जी गुरु जी, सदमा जैसे लगता है गुरु जी, सदमा लग जाता है, कोई घर रिश्तेदार घर बेड़ा पैरा कोई चला जाता है मान लीजिए थोड़ी उम्र में, तो उससे भी शुगर हो सकती है? उससे भी? हाँ बिल्कुल हो सकती है जी, शरीर सूखता चला जाएगा और वातज शुगर हो जाएगी जिसको, बिल्कुल हो जाएगी। तो गुरु जी उसका कैसे, क्या निदान फिर किस तरह से करना पड़ेगा?
देखो, अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का सदमा लगा है तो इसमें हम पहले क्या करेंगे जी, जो आज गुरदर्शन जी आरंभ में पूछ रहे थे, रोग आदि, वो राग आदि रोग वही आ गया जी यहाँ पे, कि आपको शोक है, भय है, चिंता है या क्रोध है, तो ये शोक भय चिंता वाली संप्राप्ति यहाँ पे बन गई है। तो पहला तो ये है कि हम काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे। फिर दूसरा ये है कि उस तरह के व्यक्ति को, अब समस्या क्या आएगी, उस तरह के व्यक्ति में नींद नहीं आती है जी। नींद नहीं आती है तो फिर क्या है, नींद नहीं आएगी तो उसकी, और उसमें क्या होगा, नींद नहीं आएगी तो रुक्षता बढ़ेगी जी, क्योंकि रात्रि जागने से आप लोगों ने पढ़ा ये रुक्ष गुण बढ़ता है। नींद नहीं आएगी तो रुक्षता बढ़ेगी, खरता बढ़ेगी, धीरे धीरे वात बढ़ेगा, वात बढ़ेगा तो वो वात शुगर कर देगा। तो इस तरह के व्यक्ति में हमने क्या करना है, काउंसलिंग करनी है जी। और इस तरह के व्यक्ति को जल्दी से, अगर कोई ऐसी त्रासदी घट गई है और अभी उम्र है शादी की, तो दूसरी कर दो जी, थोड़ा सा टाइम निकाल के। और कोशिश करनी है कि इस तरह के व्यक्ति में समस्या ये होती है कि नींद नहीं आ पाती है जी, तो हम ऐसी मेडिसिन देंगे आयुर्वेद में जिससे अच्छे से नींद आए जी। और नींद अच्छे से आएगी तो वो फिर धीरे 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 उससे ध्यान हटेगा। तो ये तो अनुपम जी काउंसलिंग से और नींद लाने से, इसी से और समय बीतने पे ये चीजें जाएगी जी। जी गुरुजी, इसमें दीपन पाचन करके स्नेहपान आदि उसका भी विशेष रहेगा गुरुजी फिर? अब वो सब कर सकते हैं, लेकिन मेन समस्या क्या होती है, इस तरह के रोगियों में नींद नहीं आती है जी, आप देखते ही होंगे ये तो। वो तो गुरुजी मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, आज कोई महिला थी, वो उसके परिवार में 4-5 चले गए इस तरह से, तो वो कह रही थी मेरे को शुगर है जी, बोला महा चलो कोई ना, देखेंगे जी, कर देंगे माँ आपको भी, ठीक है क्यों जी, तो इसलिए पूछा जी मैंने। तो ये शुगर में तो ये अध्याय पढ़ने के बाद, ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, इसके अगला अध्याय हम शुगर का ही पढ़ेंगे जी, क्योंकि यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि किसी भी रोग का हमने पहले निदान समझना है, फिर पूर्व रूप समझने हैं, फिर हमने रूप समझना है, उपशय समझना है, संप्राप्ति समझनी है, फिर जाके चिकित्सा डिसाइड करनी है कि क्या देंगे जी। तो इसी तरह से इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि शुगर में निदान क्या रहते हैं, उपशय, वो पूर्व रूप क्या रहते हैं, रूप क्या है, उपशय क्या है, संप्राप्ति क्या है, ये पढ़ेंगे जी। जी गुरुजी, जरा इसके ऊपर तो का क्या मतलब होता है गुरुजी? उपसय, उपसय दोबारा बोलना जी, किसने क्या बोला है, क्योंकि दो साथी एक समय पे बोल रहे थे। उपशय कह रहे के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। अभी भी दोबारा, उपशय है जी, लेट जुड़े हो आप, सुनील जी लेट जुड़े हो। किसका सवाल है जी उपशय वाला? उपशय वाला सवाल किस साथी का है जी? सुनील जी का? मेरा ही है जी। हाँ सुनील जी, ये पूछ रहे हैं लेट जुड़े हैं क्या आप? सुनील जी आप लेट जुड़े हैं क्या कक्षा में? गुरुजी ये जो है ना जी, पूर्व रूप है, उपशय, संप्राप्ति आदि का अगर हो सके तो एक बार फिर से बता दें, क्योंकि एक शब्द के जो लंबा चौड़ा अर्थ होता है ना गुरुजी, वो इतना दिमाग इतना नहीं पकड़ पाता गहराई से, कई सारे शब्द इकट्ठे हो जाते हैं वो। शुरू से है क्लास में, जब आप शुरू किए थे तभी मैं आया था। हाँ, तो इसमें ये बताया था कि जी आपको हाई टेम्परेचर का बुखार है सुनील जी आपको, तो आपका ठंडा पानी पीने का मन करेगा कि गर्म पानी पीने का मन करेगा? ठंडा गुरुजी, ठंडा। ठंडा पीने का मन करेगा, तो अंदर क्या है जी, अंदर गर्मी है, यानी अंदर शरीर में वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है या कफ बढ़ा है, उसके विपरीत आहार विहार खाने की इच्छा होना, उसको उपशय बोलते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में तेज बारिश आ गई है, आंधी तूफान आ गया है, आपको ठंड लगी है, शरीर कंप ठिठुर रहा है, कंपी है शरीर में, तो गर्मा गर्म चीज खाने का मन करेगा कि ठंडी सुनील? ठंडी ठंडी। ठंडी क्यों करेगा, गर्मा गर्म खाने का मन करेगा अगर बारिश में भीग गए हो तो? हाँ, ठंडे के समय में जा रहे कप कॉफी है, तब तो गर्मा गर्म खाने का मन करेगा। हाँ, तो अंदर जो भी बीमारी बनी है, वात पित्त कफ के जो भी गुण बढ़े हैं, उसके विपरीत खाने की इच्छा होना, उसको उपशय बोलते हैं जी। अब हुआ क्लियर? इस एक मिनट रुकना जी, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे जी कि निदान क्या है, इसी अध्याय में आगे डिटेल में आएगा ये निदान क्या है, पूर्व रूप किसको बोलते हैं, रूप किसको बोलते हैं, उपशय किसको बोलते हैं, संप्राप्ति क्या होती है, ये डिटेल में आएगा जी। अभी सिर्फ हम आरंभ में ही पढ़ रहे हैं जी। गुरुजी एक और
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, या किसी के अंदर वात बढ़ा हुआ है, या किसी के अंदर कफ बढ़ा हुआ, तो उसके उसमें भी कभी कभी ऐसा ही उसके मन में आता है। जैसे किसी के अंदर पित्त बढ़ा है तो उसका मन तीखी चीजें खाने का ही करता है। जैसे किसी का मान लीजिए कफ बढ़ा हुआ है तो उसका मन और चिकनाहट खाने का करता है, ऐसा भी होता है। अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन है जी, एसिड बन रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका गर्म चाय या गर्म पानी पीने का मन करेगा। मोनू जी, मोनू जी, अगर पेट के अंदर बताओ, अगर पेट के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, जलन हो रही है, तो क्या आपका लाल मिर्च खाने का मन करेगा या गर्म पानी पीने का मन करेगा? नहीं करेगा। बस यही है जी। कहीं कहीं गुरुजी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जिस गुण का शिकार है उसको उसी गुण को बढ़ाने वाले तत्व खाने का मन करता है, कहीं कहीं ऐसा होता है। वो गुरुजी आदत के अनुसार ऐसा होता है। वो जो आदती होते हैं पहले शुरू से ही उन्होंने चटपटा खाया है, तीखा खाया है, तो अब वो दोष बढ़ने के बाद भी पित्त अगर बढ़ गया है तो भी आदत है तो खाएंगे। एक व्यक्ति आया जी हमारे पास, ठीक है, कि एक व्यक्ति आया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है और ब्लॉकेज जैसी स्थिति है और पूरा वायु फंस रही है जी, कफ बड़े होने के कारण मेद अत्यधिक बढ़ा हुआ है। और उनको जब हेतु ठीक करवा रहे हैं तो उनको वो हेतु देखा गया तो वो जी दिन सुबह भी परोठा खाते हैं और दोपहर को परोठा खाते हैं। अब उनको बोला गया जी ये बंद करना है, तो उनका सवाल था आगे से कि जी मेरे को तो ऐसा लगता है जब तक अंदर परोठा ना जाए तो कुछ अंदर गया ही नहीं है जी। तो वो क्या है जी, वो एक तरह से लत उन्होंने डाल ली है। जैसे अब एक शराबी है, शराब पीता है, सबको पता है साइड इफ़ेक्ट है और वो साइड इफ़ेक्ट महसूस भी कर रहा होगा, लेकिन वो एक लत तो है ही जी अंदर। अब बहुत से लोग क्या करते हैं जी, जिन्होंने केवल ऊपर का ही ज्ञान सुना है कि वो सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पिएँगे जी, कुछ दिनों बाद उसकी भी लत लग जाती है जी। हर अच्छी चीज़ की भी लत लगती है और बुरी चीज़ की भी, लेकिन लत किसी चीज़ की लगानी नहीं चाहिए जी। मोनू जी। हाँ गुरुजी, हाँ। इसमें इसमें गुरुजी वो है ना जी, मैंने कुछ समय पहले अर्जुन का काढ़ा पिया था। उससे पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि यदि मैं रोटी नहीं खाऊंगा ना जी तो मेरा काम ही नहीं चलता था जी। यानी कमजोरी सी, दलिया खा लिया, चावल खा लिए या और कुछ भी खा लिया तो मैं कमजोरी सी लगने लग जाएगी मेरे को, इस तरह से था। रोटी जरूरी थी मेरे को, यानी कि पता नहीं अंदर में क्या ऐसी वो संप्राप्ति बनी थी उस चीज से, पता नहीं लगता, उस चीज पता नहीं लगा गुरुजी, लेकिन ऐसा कुछ था। लेकिन अब नहीं है बल्कि ऐसा कुछ। उसके बाद थोड़ी-सी आपको समस्याएँ भी बनी हैं, आपने ज़्यादा मात्रा में वो सब ले लिया इसलिए अब ऐसा नहीं है। देखो जब तक अग्नि प्राकृतिक रहती है जी, और ज़्यादातर आप देखते हैं कि 2 टाइम भोजन करते हैं और बीच में अगर फ्रूट फ्रूट वगैरह या हल्का खा के काम चलाना चाहें तो नहीं चलता जी, तीनों टाइम अच्छा भोजन ही चाहिए जब अग्नि प्राकृतिक हो जी और ठीक मेहनत वगैरह का काम भी कर रहे हो। बिल्कुल ही ना कर रहे हो तो 2 टाइम भी चल जाता है जी। एक और सुझाव है, छोटा सा, अगर सही लगे तो करना। मतलब कक्षा को ना ज्यादा लंबा ना करा जाए अब। मतलब की टाइमिंग जो हमारी 1 घंटे क्लास का टाइम है उसको 1.5 घंटे कर ले लास्ट, ज्यादा से ज्यादा उसको ओवर ना करे, मतलब 1.5 घंटा भी ज्यादा। क्योंकि थोड़ा पढ़े लेकिन ठीक याद रहे और पढ़े। और वीडियो भी हम देख नहीं पाएंगे पूरी ना, कोई भी ठीक से नहीं देख पाएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे को देखने में बहुत समय लगा वीडियो को। एक वीडियो को मैंने 6 घंटे सुना है कल भी, और दूसरी वीडियो को आज भी 6 घंटे। और अच्छा लगा सुन करके, पढ़ करके, लेकिन और व्यक्ति मुझे लगता करेगा नहीं ऐसा। बिल्कुल सही सुझाव दिया है जी आपने। गुरुजी ये ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से भी 1 घंटा बहुत है, मतलब 1 घंटा क्लास का टाइमिंग 1 घंटा पूरा होना चाहिए, उससे ज्यादा। गुरुजी मैं नोट्स बनाया ना तो मतलब 9-10 पेज बन गए वो, मतलब अच्छा लगा, नोट्स तो बन गए, वो मेरे लिए है ठीक है। संकीर्ण आसन का पूरा 1-1.5 पेज भर गया, मतलब जो आपने बताया। बिल्कुल सही बोला है जी आपने। एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली है कि 6 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो में, ऐसा ही होता है जी अगर आप डिटेल में। लेकिन यहाँ से आपको इतना अंदर से आत्मा प्रसन्न होगी कि भाई मैंने, अब आपके अंदर का दीपक यहाँ से प्रज्वलित होना शुरू हो जाएगा विक्की जी, जी गुरुजी। और कॉन्फिडेंस से लबालब हो जाओगे आप। पढ़ने का मन करता है मतलब रात में भी, लेकिन मैं लिखना पसंद नहीं करता रात में लिखना पढ़ना, लेकिन मन करता है कि रात में भी पढ़ा जाए। बैद जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते बैद जी। बैद जी, जैसे जुकाम होता है इससे कमजोरी वगैरह आती है शरीर में? कुछ नहीं आती है जिससे कमजोरी वगैरह। जुकाम के बारे में जैसे पहले भी कई बार बात करी है कि जुकाम हुआ है तो ठीक है 2 दिन इसको पकने दो जी, इसमें कुछ विशेष नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा ही लगता है
हम तो कुछ लेते नहीं है जी, एक काढ़ा सा बनाते हैं बस उसको पी लेते हैं जी। थोड़ा पकेगा तो 2 दिन लेता है जी पकने में, उसको जल्दबाजी में वो करेंगे तो गड़बड़ी कर देगा। या फिर भी जो पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो तो वो 10 मूला रिष्ट ले सकते हैं, या 10 मूला महासुदर्शन में से एक ले सकते हैं, या सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ ले सकते हैं अगर ज़रूरत लगे तो। नहीं तो 2 दिन में जुकाम पक के अपने आप ही ठीक हो जाता है जी। वैद्य जी अगर ना ही लेना हो अपने आप ही ठीक हो जाए तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है फिर? ना कोई दिक्कत नहीं है जी। कमजोरी यदि लग रही है तो हो सकता है कि जुकाम के साथ हल्का बुखार के भी लक्षण अभी आ रहे हों, इसलिए कमजोरी लग सकती है अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो। अगर बुखार है तो कमजोरी लग सकती है, अगर केवल अकेला जुकाम है और वो ठीक हो जाएगा लेकिन कमजोरी वगैरह कुछ नहीं फील होती है जी। अकेले जुकाम में कमजोरी वगैरह कुछ फील नहीं होती है जी। गुरुजी खाने का कैसे रखना चाहिए इसमें? खाने का जी इसमें लंगन ही रखना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका जवर की उसमें आता है जी। लंगन रखना चाहिए जी, लंगन। इसमें गुरुजी हमने देखा कि महासुदर्शन काढ़ा भी लेते हैं तो अच्छा आराम देता है थोड़ा। महासुदर्शन और 10 मूला रिष्ट दोनों अच्छा आराम देगी जी। 10 मूला और महासुदर्शन में से कोई एक ले ले, या सीतोपलादी चूर्ण ले ले जी शहद के साथ, तो अच्छा रहेगा। और ना ले तो भी चलेगा जी। किसी को ज़्यादा ही समस्या है, बहुत ज़्यादा समस्या है, तो ये ज़रूर ले ले जी। गुरु जी, हाँ जी। देखिए एक शिकायत है, हमको भी बहुत ना कुछ पूछने का मन करता है, मतलब भाव जो रहता है अंदर, लेकिन डिस्टर्ब हो जाता है, पूछ नहीं पाता हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति जो है हमेशा मतलब कंटिन्यू पूछते रहते हैं तो मौका दूसरे को नहीं मिल पाता है, इसलिए दूसरे की भावनाओं को भी समझा जाए, कुछ बोलने का मौका नहीं। हाँ, कभी कभी नहीं जी, रवि जी आपका प्रश्न बहुत ज्यादा होता है जी, इसलिए देखते होंगे ऋषि जी कुछ ना पूछते हैं, रितेश आनंद जी भी हैं, शंकर जी हैं, सभी हैं। आप देखिए आपके प्रश्न की संख्या कितने बौछार रहती है आपकी प्रश्न की संख्या, तो ऐसा भी ना करें, 2-3 प्रश्न भी काफी है जी आपके लिए, ठीक है जी। कुछ बिहारी से देखिए कुमार टोली कितने प्रश्न करते हैं आप देखिए, तो इसलिए आपको भी अपना प्रश्न की संख्या सीमित रखिए और म्यूट करके रखिए, ठीक है जी। ये है जी। क्योंकि हाँ, आपके भी जो बैजी बताना चाह रहे हैं, पढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपके भी 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जी, आपके भी 2-3 क्वेश्चन अभी लिए हैं रवि जी। तो सबके होनी चाहिए ना, सबका ऐसा नहीं कि कुछ का प्रश्न ज्यादा आता है जी, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास करके अपनी कोई व्यक्तिगत आदि सवाल यहाँ पे तो रखे ही नहीं, अरे तो ये सबसे बेहतर है। अगर कोई केवल टॉपिक के ऊपर बात करें बैज जी केवल टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं ताकि जल्दी सिलेबस ठीक हो गए, थोड़ा हम ज्यादा सवाल ले लेते हैं इधर उधर के, है ना। और हमारे अंदर व्यक्तिगत सवाल को छोड़ करके कोई भी प्रश्न मान लीजिए कोई भी पूछता है उससे सभी को सिलेबस देखते हैं, कल भी देखिए जी, कल भी काफी मतलब सिलेबस कम कवर हो पाया, ये दूसरे ज्यादा प्रश्न आने से ही, तो एक दिन में एक ही टॉपिक हो रहा है, 2-4 टॉपिक होनी चाहिए, है ना। आज भी देखिए मात्र कुछ भी नहीं हुआ, देखिए 1 घंटा पहुंच गए हैं जी, है ना। तो इसलिए जी कोई ऐसा सवाल ना करें टॉपिक से, है ना, इधर हो जाते हैं ना। देखो, हाँ, इसका बैलेंस हम इस हाँ, सही बोल रहे हैं गुरुदर्शन जी, इसका बैलेंस हम इस तरह से बना सकते हैं जी कि अगर टॉपिक के ऊपर ही हम सवाल करें तो थोड़े कम होंगे। अब आप सवाल इतने कर देते हो, मैं जवाब ना दूँ तो आप लोगों को लगेगा कि वैद जी बता नहीं रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। मैं इसलिए जवाब देता चला जाता हूँ जी, क्योंकि मैं तो बैठा ही इस काम के लिए हूँ, पढ़ाने और बताने के लिए। आप सिलेबस पढ़ना चाहते हो वो पढ़ा देंगे, केवल सवाल जवाब करने हैं वो भी कर देंगे जी। लेकिन हमें खुद से ये सोचना चाहिए कि टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल करें तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि कुछ पढ़ भी लें, कुछ चीज़ें कवर भी हो। मेरा भी सुझाव है। हाँ जी, मैं तो ज्यादा देखता हूँ कि ज्यादा इसमें बिना काम की बातें ज्यादा होती है, मतलब कि टॉपिक से रिलेटेड बात होनी चाहिए। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मान लीजिए किसी चीज पे, उस पे बात नहीं होती है और हम लोग खींचतान करते हैं दूसरी जगह। तो ठीक है, इसके लिए एक डिस्कस के लिए एक समय निकाला जाए, एक टाइम रखा जाए कि आज डिस्कस होगा, जैसे फ्राइडे को, सैटरडे को एक डिस्कस केवल होगा, और बीच में इस सब चीज नहीं रखा जाए, केवल पढ़ाई पर अपना जो केंद्र बिंदु है उस पर रखा जाए। मेरा सुझाव है। इसमें ऐसा कर सकते हैं जी, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 1.5 घंटे का हमारा टाइम होता है, 1 घंटा हम केवल पढ़ेंगे और आखिरी आधा घंटा में हम सवाल लेंगे। या तो ऐसा कर सकते हो कि सवाल अपने नोट कर लो।
वो 1 घंटे का ही वीडियो फिर पोस्ट भी करें उस पे, मतलब फिर सवाल वाली वीडियो ना पोस्ट करें। और आधे घंटे में अब मान लो कोई पूरा 1.5 घंटे करे ना वीडियो, आप आधे घंटे का फॉर्मेट मत सुनो, जिसकी इच्छा हो सुने। नहीं, सवालों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, लेकिन सवाल टॉपिक के ऊपर ही रहे तो ठीक है जी, टॉपिक के ऊपर ही, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं केवल उसके ऊपर ही सवाल रहे जी। तो जी ये 1 घंटे और आधे घंटे वाला मॉडल बेस्ट है। 1 घंटा पहले पूरा पढ़ाएं, फिर आधा घंटा जिसके जो सवाल जवाब है करते रहे। गुरुजी अभी अनुभव जी बोल रहे थे कि सदमे के बारे में, अभी थोड़ा टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं आप। सदमे के बारे में बोल रहे थे कि कोई घर में किसी का कुछ अचानक हो जाएगा तो वो सदमा होने से उसके बाद शुगर वगैरह लेवल बढ़ जाती है। तो अभी दवाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि भगवत गीता का पहले 2 अध्याय है, एक अर्जुन विषाद योग और दूसरा आता है सांख्य योग, ये यदि घर में हमेशा पढ़ाया जाए तो ये दवा का काम दुआ के साथ ये कर लेता है। ये मेरा अभी तक का मतलब ये अनुभव है, बाकी आप समझे। ठीक है जी, तो अभी तक हमने पढ़ाया जी, जो आज का टॉपिक है कि किसी भी रोगी को मेडिसिन देने से पहले जी, किसी भी रोगी को मेडिसिन देने से पहले हमने निदान, पूर्व रूप, उपसय और संप्राप्ति को समझना है। तो अब पढ़ो जी रोग के पर्याय, इसको पढ़ो जी। रोग के पर्याय: रोग, पापमा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुख, आमय, यक्षमा, आतंक, गद और आबाद, ये सभी शब्द परस्पर रोग के पर्यायवाचक हैं। वक्तव्य: चरक में रोग के पर्यायों की गणना इस प्रकार की गई है: तत्र व्याधि रामयो, गद आतंको, यक्षमा ज्वरो, विकारो रोग इत्यंतरम। अर्थात उक्त रोगवाचक शब्दों के अर्थों में कोई अंतर नहीं है। महर्षि वाग्भट ने चरक से कुछ अधिक पर्याय रोग शब्द के दिए हैं। आप ध्यान दें, रोग के पर्यायों में ज्वर तथा यक्षमा शब्द रोग के वाचक होने पर भी ज्वर तथा यक्षमा वाचक यक्षमा के वाचक भी हैं। इसमें कहा गया है जी कि रोग के पर्याय यानी कि रोग के क्या क्या नाम है, रोग को कैसे परिभाषित किया गया है। तो रोग को रोग कहा गया है, पाप के समान माना गया है क्योंकि रोग पाप के समान ही शरीर को पीड़ित करता है। और रोग को जवर भी कहा गया है, जवर सभी रोगों में प्रमुख है। व्याधि भी कहा गया है, विकार भी, दुख भी, आम्य भी, यक्ष्मा भी, आतंक भी रोग को बोला गया है क्योंकि ये पूरे शरीर को पीड़ित कर देता है जी। और ये सब इसके पर्यायवाची हैं। आगे पढ़ो जी, रोग विज्ञान के उपाय की किन उपायों से हम रोग के विज्ञान को, रोग की साइंस को समझ सकते हैं। अगला पॉइंट पढ़ो जी। रोग विज्ञान के उपाय: रोगों को भली भांति इन 5 उपायों से जाना जा सकता है: निदान, पूर्व रूप, उपसय तथा संप्राप्ति। वक्तव्य: सुश्रुत तथा चरक संहिताएं भी इसी पक्ष का समर्थन करती हैं, अतः वाग्भट के विचार भी शास्त्र सम्मत हैं। निदान की विविधता का वर्णन चंद्रिका टीका युक्त चरक संहिता में किया गया है। इसका प्रकाशन चौखंबा सुर भारती प्रकाशन इसमें पढ़ने के लिए इसमें कहा गया है रोग विज्ञान के उपाय, यानी कि रोग को जानने का साइंस और विज्ञान क्या है। इसमें बताया गया है सबसे पहले निदान को समझना, पूर्व रूप को समझना, रूप को समझना, उपसय तथा संप्राप्ति को समझना, इसके बाद औषध का निर्धारण करना जी। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि निदान क्या होता है, पूर्व रूप किसको बोलते हैं, रूप किसको बोलते हैं, उपसय और संप्राप्ति कैसे होते हैं। आगे पढ़ो जी, निदान के पर्याय। निदान के पर्याय: निदान के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार है: निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण तथा निदान। वक्तव्य: मधुकोशकारक ने रोग उत्पादक हेतु को निदान कहा है। बस इतना ही पढ़ना है जिसमें, इतना ही पढ़ना है, इसी को अंडरलाइन कर लो जी। भाई निदान किस चीज को बोलते हैं? रोग उत्पादक हेतु को,
यानी कि रोगों को पैदा करने वाले कारण को, रोगों उत्पादक हेतु को निदान बोलते हैं। जो भी साथी ये बोल रहे थे कि इसको एक बार दोबारा रिवीजन कर दो, वो केवल इतनी लाइन को नोट कर लो जी, रोग उत्पादक हेतु को निदान कहते हैं, यानी रोगों को पैदा करने वाले कारण को। आगे इसमें नाम दिए हैं निमित्त, हेतु, आयतन, ये सब आप पढ़ सकते हो जी। तो हेतु किसको बोलेंगे, निदान किसको बोलेंगे, जिनसे रोग की उत्पत्ति होती है जी। अब पूर्व रूप पढ़ो जी। पूर्व रूप का वर्णन, जिस विधि से उत्पन्न होने का इच्छुक रोग जाना जा सकता है उसे पूर्व रूप या प्राग्रूप कहते हैं, परंतु वह उत्पन्न होने वाला रोग अभी तक स्पष्ट रूप से वात आदि किसी दोष विशेष से युक्त नहीं हुआ करता। इसकी सिंपल सी जो परिभाषा है वक्तव्य में, यहाँ से पढ़ दो, निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली व्याधि को। हाँ जी, निकट भविष्य जी गुरु जी। निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली व्याधि का जो लक्षण है उसके उत्पन्न होने से कुछ पहले दिखाई पड़ता है, वही इसका पूर्व रूप होता है। ये पूर्व रूप के सामान्य लक्षण हैं। ठीक है जी, अभी रुको, हमने क्या पढ़ा जी भाई, निदान किसको बोलती हैं, रोग उत्पादक हेतु को, यानी कि जो रोगों को पैदा करने वाले कारण है उसको बोलते हैं निदान। और पूर्व रूप किसको बोलते हैं, निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली व्याधि का जो लक्षण उसके उत्पन्न होने से कुछ पहले दिखाई पड़े, यानी कि आपको कोई बीमारी होने वाली है और उससे पहले उसका सिम्टम आ जाए तो उसको बोलते हैं जी पूर्व रूप। और रोग उत्पादक हेतु को निदान कहा गया है। इससे आगे एक और बड़ी अच्छी लाइन बोली गई है, निदान उसे कहते हैं जिससे दोष प्रकोपित होते हैं, वात पित्त कफ, और उनमें विषमता उत्पन्न होती है जी। तो निदान किसको कहते हैं, रोग पैदा करने वाले हेतुओं को। पूर्व रूप किससे कहते हैं, निकट भविष्य में जो बीमारी पैदा होने वाली है उसके पैदा होने से पहले उसके कुछ लक्षण दिखाई दे उसको पूर्व रूप बोलते हैं। आगे पढ़ो जी, लक्षणों की स्पष्टता। लक्षणों की अस्पष्टता, जब रोग पूर्व रूप की स्थिति में होता है तब रोग थोड़ी मात्रा में होता है और उसके अपने लक्षण भी थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं जो प्रायः अस्पष्ट होते हैं। यह स्थिति प्रत्येक रोग की समझनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें कहा गया है, मान लो हम क्या देखते हैं जी कि हमें बुखार आने वाला है, तो बुखार आने से पहले ही हमें क्या है जी, थोड़ी अग्निमंद होगी या शरीर टूटा टूटा सा लगेगा, शरीर में थकावट बनेगी, शरीर वैसे ही आलसी हो जाएगा, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर जब हमें पूर्व रूप दिखाई दे, अगर उसी समय हम लंघन करते हुए महासुदर्शन ले, प्रॉपर रेस्ट करें, तो बुखार आएगा ही नहीं जी। बहुत से केस में ऐसा ही देखा गया है। तो जैसे ही हमें पूरा रूप अगर दिखाई दे तो वहीं पे चिकित्सा कर देंगे तो व्याधि पैदा नहीं होगी जी। आगे पढ़ो जी, रूप का वर्णन। रूप का वर्णन है वही पूर्व रूप जब स्पष्ट लक्षणों से युक्त हो जाता है तब वह उस व्याधि रोग का रूप कहा जाता है। रूप के ये पर्यायवाची शब्द हैं संस्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह तथा आकृति। ठीक है जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा जी, सबसे पहले किसी भी रोगी में हमने निदान देखना है। निदान क्या है जी, हेतु, कि बीमारी किन कारणों से बनी है। तो निदान या हेतु किसको बोलेंगे, रोग उत्पादक हेतु को हम निदान बोलेंगे, जो रोगों को पैदा करने में कारण बने हैं जी। हो सकता है कोई व्यक्ति लगातार दही खाता हो, उसको आगे जाके शुगर बन जाए। हो सकता है कोई व्यक्ति लगातार अग्निमंद होने पे भी भारी चीजें खा रहा है, उससे अग्निमंद होकर आम बनेगा और ब्लॉकेज जैसी स्थिति हो जाए। यानी कि क्यों हो रहा है, ये किन हेतुओं से हो रहा है। हेतु क्या रहा, अग्निमंद, फिर क्या रहा, गुरु भोजनों का सेवन। तो हर बीमारी में हर रोगी को हमें पहले हेतु समझाने पड़ेंगे। तो हेतु के बाद हमें क्या दिखाई देती है, पूर्व रूप। पूर्व रूप यानी कि कोई व्याधि आने से पहले हमें कुछ सिम्टम दिखाई देना जी। और फिर रूप, जब व्याधि हमारे सामने आ जाती है। अब आगे पढ़ो जी, उपसय का वर्णन। उपसय का वर्णन, गुरुजी इसमें संस्थान, व्यंजन, लक्षण, ये सारी चीजें। ये तो इसका भाई
पर्यायवाची नाम है। इसको आप रूप कह लो, इसको आप लिंग कह लो, इसको आप लक्षण कह लो, इसको आप, ये तो ना पर्यायवाची नाम दिए गए हैं बस। जैसे हेतु को हम निदान भी बोल सकते हैं, निदान को हम हेतु भी बोल सकते हैं। ये तो इसके पर्यायवाची नाम है। हाँ जी गुरुजी। उपसय का वर्णन है हेतु, रोग उत्पत्ति का कारण तथा व्याधि के विपरीत अर्थ है। कार्य को करने वाले औषध, अन्न, आहार तथा विहार के सुख कारक उपयोग, सेवन को व्याधि रोग का उपसय कहते हैं। इसी उपसय को सातवें भी कहते हैं। अब ठीक है, अब कोई भी साथी इसका बता दो जी, इसमें क्या कहा गया है जो उपसय का वर्णन पढ़ा है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलना है जी, कोई भी साथी। उपसय में कहा गुरु जी, जैसी व्याधि होगी ना उसके विपरीत कुछ ना कुछ करने का या लेने का या यानी कि आहार व्यवहार करने का जो है एक इच्छा पैदा होती है। बिल्कुल जी, वही जवाब है जो हमने पढ़ा था आरंभ में कि उपसय क्या है, कि भाई जो व्याधि पैदा हुई है, अब उसके विपरीत आहार विहार औषध लेने की इच्छा पैदा होना। यानी कि हमें क्या है जी, हाई टेम्परेचर का बुखार है, या बहुत ज़्यादा जलन बन रही है, या बहुत ज़्यादा पसीना है, तो उस समय गर्म पानी पीने का तो किसी का मन नहीं करेगा, ना ही किसी का मन धूप सेवन करने का करेगा। मन क्या करेगा जी, शीतल मटके का पानी पीने का, उसी से प्यास शांत होगी और शीतल जगह में निवास करने का मन करेगा। यानी कि जिस तरह की व्याधि है उसके विपरीत आहार विहार की इच्छा को हम उपसय बोलेंगे। और इसके वक्तव्य के अंत में कहा गया है, उपसय विधि से भी रोग का ज्ञान किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि व्यक्ति क्या इच्छा कर रहा है जी। जैसे उसका अंदर हेतु चल रहे, उसके विपरीत आहार विहार की इच्छा होना जी। आगे संप्राप्ति का वर्णन पढ़ो जी। ये गुरुजी अनुपसय की जरूरत नहीं, पढ़ दो जी, इसको भी इतना खास जरूरत नहीं है, पढ़ दो बाकी। अनुपसय का वर्णन उपसय के विपरीत स्थिति का नाम अनुपसय है। इसका पर्यायवाची शब्द असात्म्य, यह सर्वथा सात्म्य के विपरीत होता है। क्या करे जी ये गुरुजी? इसमें बोला गया है सातम्य के विपरीत होना, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का बुखार है, तो हमारे लिए सातम्य क्या है, शीतल जगह पे निवास करना, शीतल पानी का पान करना। अब हम अगर उपसय के विपरीत अनुपसय का सेवन करेंगे तो वो तो सातम्य के विपरीत ही हो गया जी। अगर हमें हाई टेम्परेचर का बुखार है, ठंडी जगह पे निवास करेंगे तो जगह का भी प्रभाव पड़ेगा। अगर गर्म में ही बैठे रहेंगे तो और उष्णता बढ़ेगी जी। तो हाई टेम्परेचर का बुखार है, ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हो, तो ठंडी जगह पे निवास करोगे तो आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा जी। रिलैक्स मिलेगा तो वो सातम्य हुआ, आपके रोग के अनुकूल हुआ जी वो। और आप गर्म जगह में ही बैठे रहोगे, धूप में ही काम करते रहोगे, तो वो क्या हुआ, वो विपरीत हुआ जी। इतना ही कहा गया है अनुपम जी। गुरु तो यानी कि बुखार आदि हो तो टेम्परेचर ज्यादा हो तो सिर्फ पानी भी पिला सकते हैं गुरुजी बुखार आदि में? पिला सकते हैं, पित्तज जवर में मटके का शीतल पानी दे सकते हैं जी। पित्तज जवर में, पित्तज जवर कब होगा, जो आजकल का टाइम चल रहा है जी, शरद ऋतु में। अब तो फिर भी थोड़ी कल से ठंड उतर आई है, उससे पहले ये अपना खासकर सितंबर के महीने में या जेठ आषाढ़ के महीने में पिला सकते हैं जी। और डिटेलिंग जब आप पढ़ोगे तो हर चीज़ प्रकृति के अनुकूल ही करनी है जी। वात और कफ वालों को हम बुखार में गर्म पानी दे सकते हैं, पित्त वाले को गर्मियों के टाइम में या पित्त प्रकोप के टाइम में बुखार है तो उसको शीतल पानी दे सकते हैं जी। ये कुछ ट्रेंड बना रखे हैं जी कि खांसी हुई है, खांसी कोई भी हो देखते नहीं है, बस काली मिर्च कूट दो, अदरक कूट दो और कफ सिरप दे दो, ये दे दो, वो दे दो जी। ऐसे ही बुखार हुआ है, बुखार कौन सा है ये भी नहीं देखते, बस सब में काली मिर्च, तुलसी, ये काढ़ा बना के दे दो और सबको गर्म पानी पिलाओ। पित्तज जवर में गर्म पानी नहीं चलेगा जी। आगे पढ़ो जी, संप्राप्ति का वर्णन। जी गुरुजी। पेज नंबर कौन सा चल रहा है? 431 चल रहा है जी। पेज नंबर है जी 429, 30 और 431। 431 पे अभी हम पढ़ रहे हैं जी। जी गुरुजी। संप्राप्ति का वर्णन है जिस प्रकार दुष्ट दूषित हुए दोष तथा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हुए
अथवा जाते हुए वात आदि दोष से रोग की उत्पत्ति होती है, उसका नाम संप्राप्ति है। इसी के पर्यायवाची शब्द जाति तथा आगति रोगों की उत्पत्ति के प्रकार का नाम संप्राप्ति है। ठीक है जी। इसमें कहा गया है जिस प्रकार दूषित हुए दोष से तथा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हुए अथवा जाते हुए वात आदि रोगों की उत्पत्ति होती है, उसका नाम संप्राप्ति है। कि भाई दोष कहाँ से किस तरह से पैदा हुआ जी, और फिर वो कैसे शरीर में फैल रहा है। हमने क्या पढ़ा जी, वात के बारे में आरंभ में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, कफ के बारे में पढ़ा, फिर हमने पित्त के बारे में पढ़ा। तो हमने सब में संप्राप्ति क्या नजर आई जी, हमने नजर आई कि वात का रुक्ष गुण बढ़ेगा, खर गुण बढ़ेगा, लघु गुण बढ़ेगा, तो बाकी के सूक्ष्म चल गुण बढ़ेंगे। लेकिन वो गुण कैसे बढ़ रहे हैं, रुक्ष गुण क्या कर रहा है जी, वो हर चीज को सुखा रहा है। संप्राप्ति कैसे बन रही है, मुंह का बोधक कफ सूख रहा है, अमास्या का कलेदक कफ, पक्वास्या का पाचक पित्त, अंतों का स्नेहा सूख रहा है। फिर दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा नहीं है, धातु अच्छी नहीं बन रही है, जो बन रही है वो भी सूख रही है, उनके उपधातु और मल सूख रही है। यानी संप्राप्ति कैसे फैल रही है जी। इसी तरह से खर गुण, इसी तरह से लघु गुण। फिर हमने कफ में क्या पढ़ा जी, अग्निमंद है, आम बन रहा है, फिर भी गुरु हेतुओं का सेवन कर रहे हैं, उसकी चिकित्सा नहीं करी गई है और हेतु बंद नहीं किए गए हैं, तो वो आम क्या करेगा, धीरे धीरे धातुओं में फैल जाएगा, जिसको साम बोलते हैं। पेट में आम है उसको आम बोलेंगे। जब वही आम शरीर में घूम जाता है, धातुओं में उपधातुओं में फैल जाता है, तो उसको साम बोलेंगे जी। तो वो साम रूप में पूरे शरीर में फैल जाता है। वो जहाँ जहाँ फैलेगा वहाँ ब्लॉकेज करेगा, आकाश माबूत को घटाएगा, तो वहाँ पे ब्लॉकेज जैसी बीमारी बनेगी जी। और कफ में हम यही देख रहे थे कि फिर हर जगह स्थूलता पैदा होगी, जो वो एक श्लोक हमने पढ़ा था। पित्त में हमने क्या पढ़ा जी, कि पित्त में आपकी जो पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया है तो वहाँ पे एसिड बनेगा या फिर उष्ण गुण बढ़ेगा, फिर वो धातुओं में जाएगा, कैसे वो रक्त से जाके पूरे शरीर में अंगों में फैल रहा था। तो इस तरह से कि संप्राप्ति कैसे रोग फैलता कैसे है, कैसे पैदा होता है, कैसे वो फैलता है, इसको बोलेंगे संप्राप्ति जी। तो जब हमने क्लास पढ़नी शुरू करी थी, बहुत से साथी पूछते थे जी इस बीमारी में ये बताओ, तो आपको बताते नहीं थे जी। क्यों नहीं बताते थे, क्योंकि किसी भी रोग में आपने किसी रोगी को ठीक करना है, ठीक मतलब आयुर्वेद या चिकित्सा ऐसा नहीं है जी कोई भी रोगी आया उठा के दवाई दे दो। आप किसी रोगी को अगर मेडिसिन दे रहे हो, उसकी चिकित्सा कर रहे हो, तो एक तरह से उसके प्राणों का भार अपने कंधों के ऊपर ले रहे हो जी। तो उस रोगी का पहले हमने डिटेल में निदान समझना है, फिर उसके पूर्व रूप समझने हैं, फिर रूप समझना है, उपसे समझना है, संप्राप्ति समझनी है। जब ये हमारे दिमाग में क्लियर हो तो चिकित्सा हमने करनी है जी, और तभी हम जड़ से ठीक कर पाएंगे। अगर इतना डिटेल में समझे पढ़े बिना केवल आया रोगी दवाई दे दी चला गया, रोगी आया दवाई दे दी चला गया, तो ऐसे चिकित्सा नहीं हो पाएगी जी। तो चिकित्सा का पहला कर्म ये है जी, निदान, पूर्व रूप, रूप हेतु, ये उपसे और संप्राप्ति को समझना जी। अब आप निकालो जी पेज नंबर 432 का पहला पैरा पढ़ो जी, सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है जी इस अध्याय का, पढ़ो जी। अपने प्रकोपक कारणों से कुपित हुए वात आदि दोष ही सभी रोगों के निदान कारण हैं। उन वात आदि दोषों के प्रकोपित होने में कारण है विविध प्रकार के अहितकार आहार विहारों का सेवन। देखो कितना सुंदर लिखा है जी। जब क्लास आरंभ करी तो महेंद्र जी एक सवाल हर रोज कर देते थे कि जितनी बीमारियां क्यों हैं, ये इतना सब क्यों है, उसका जवाब यहाँ पे है जी। या जिन भी साथियों के मन में सवाल होता है कि बीमारियां क्यों हैं, तो उसका जवाब इस श्लोक के अंदर है। इसमें कितना सुंदर लिखा है जी, अपने प्रकोपक कारणों से बिगड़े हुए वात आदि दोष सभी रोगों का कारण है। कोई भी बीमारी आई है, चाहे थायराइड हुआ है, शुगर हुआ है, कैंसर हुआ है, किडनी फेलियर हुआ है, कोई भी बीमारी बनी है, उसमें क्या है जी, वो वात पित्त कफ के बिगड़ने से ही बनी है जी। कोई भी बीमारी है, या तो वो वात विकृत होने से बनी है, या वो पित्त विकृत होने से बनी है, या वो कफ विकृत होने से बनी है। ये हम सभी साथी डिटेल में पढ़ चुके हैं। संजय जी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? हाँ पढ़ चुके गुरु जी, पढ़ चुके। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी बीमारी अगर शरीर में पैदा हो रही है तो उसमें वात पित्त कफ का असंतुलन है। पहली लाइन में ऐसा बोला गया है। दूसरी में है उन वात आदि दोषों को बिगाड़ने में जो कारण है वो है जी हमारे
गलत प्रकार के आहार विहार। तो बीमारियां कहाँ से आ रही है जी? हमारे गलत दिनचर्या से, हमारी गलत ऋतुचर्या से, हमारा गलत आहार विहार से, हमारा गलत सोने का टाइम, उठने का टाइम। इसलिए हर व्यक्ति से डिटेल में ये पूछते हैं कि जी आप शाम का खाना कब खाते हो? वो बोलेगा कि मैं 9 बजे खाता हूँ, कोई बोलेगा 10 बजे खाता हूँ। अब उसमें भी क्या खाते हो? अब अगला समझ लेता है जी ये मेरे घर की स्थिति जाँच रहा है। घर की स्थिति नहीं जाँच रहे, आप क्या खा रहे हैं? अब बोलते हैं दाल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं तो आपको गैस अफारा बनेगा ही जी बनेगा। और ख़ासकर 50 की उम्र के बाद जो ये लोग जितने भी इस तरह के हेतु का सेवन करते हैं तो उनको गदूद टाइप की और ये जो प्रोस्टेट की समस्या वो बनेगी बनेगी जी, क्योंकि वहाँ से वात प्रकोप शरीर में बढ़ेगा। रात को लेट खा रहे हैं और उसमें भी दाल खा रहे हैं जी। फिर उनसे पूछते हैं कि सुबह कब उठते हो, पानी कितना पीते हो, सुबह के खाने में क्या खाते हो, उससे पहले क्या खाते हो? ये सब जो डिटेल में पूछते हैं, अगला कई बार इसमें शर्मा जाता है जी कि मेरे तो घर का सारा ही पता ले लिया। लेकिन वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक-एक बारीकी हेतु को आप नहीं ठीक कर पाओगे तो हम चिकित्सा नहीं कर पाएँगे जी। तो इसमें बता दिया है जी कि शरीर में कोई भी बीमारी बनी है तो वो वात पित्त कफ का असंतुलन है। और वात पित्त कफ का असंतुलन क्यों है? वो अहितकर आहार विहार से। महेंद्र जी जो आप करते थे सवाल हुआ क्लियर? हाँ जी, हो गया गुरुजी। बीच बीच में हमने कई बार चर्चा भी करी है जी, हमारा खान पान ठीक नहीं है, खान पान में हमारा इतना जहर खाद दवाई स्प्रे डलता है। माइक बंद करें महेंद्र जी। फिर हमने पढ़ लिया कि हमारे पास गाय के शुद्ध दूध की व्यवस्था नहीं है, घी की व्यवस्था नहीं है। फिर हमने बीच में कोशिश करी बहुत से साथी कि इसमें हम कहीं ना कहीं भैंस का चला दें, ये कर दें वो कर दें। तो पूरा सिस्टम यहीं से बिगड़ा है जी कि सोने का टाइम ठीक नहीं है, खाने का टाइम ठीक नहीं है। मैक्सिमम लोगों का तो रात का खाने का टाइम गलत है, फिर सोने का टाइम भी गलत है, फिर उठने का भी। तो बीमारियां यहाँ से पैदा हो रही है जी। हर बीमारी में, कोई भी बीमारी आपके वात पित्त कफ से बाहर नहीं है जी। कोई भी बीमारी या उसमें वात का इन्वॉल्वमेंट है, वात बढ़ने से, या पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, या कफ का इन्वॉल्वमेंट है, या शरीर में वात के गुण बढ़े हैं, या पित्त के बढ़े हैं, या कफ के बढ़े हैं जी। और वो गुण क्यों बढ़े हैं? वो हमारा गलत आहार विहार से जी। गुरु जी एक सवाल पूछ सकती हूँ उसमें? जी जी गुरुजी, जैसे आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं का प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रेगनेंसी से पहले तो उनको थायराइड नहीं होता है, पर जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है उसको थायराइड हो जाता है। क्यों गुरुजी? फिर अब थायराइड कौन से वाला जी? पतले वाला कि भारी वाला? भारी वाला है मोस्टली। भारी वाला एकदम तो बनेगा नहीं जी। भारी वाला कब बनेगा? मान लो व्यक्ति क्या करते हैं जी, प्रेगनेंसी हो गई है, प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है जी। अब प्रेगनेंसी हो गई है तो क्या करेंगे? उसको दही भी खिलाएंगे जी, उसको दूध भी पिलाएंगे, उसको केला भी खिलाएंगे, हर तरह की चीज़ खिलाएंगे। खासकर पहली प्रेगनेंसी है तो इतना खिलाएंगे जी, इतना खिलाएंगे कि जीवन भर कम खिलाते हैं लेकिन उस टाइम में ज़्यादा खिलाते हैं जी। अति अगर हम कर देंगे, अग्निमंद होने पे भी गुरु आहारों का सेवन करते रहेंगे। खासकर दही को आजकल अमृत समझ के खाया जाता है जी, और पूरी प्रेगनेंसी में महिला को खिलाया जाता है, तो उसमें इस तरह की संप्राप्ति बनना ही तय है जी। मुझे लगा था अंग्रेजी दवाइयाँ जो देते हैं उसमें कहीं मिसबैलेंस हुआ है, तो मैं गलत हूँ गुरुजी? वो भी एक कारण हो सकता है। अंग्रेजी वाले भी क्या करते हैं जी, 9 के 9 महीने क्या खिलाएंगे? एक वो फोलिक एसिड का कैप्सूल, फोलिक एसिड, और बाकी आयरन और कैल्शियम। 9 के 9 महीने एक ही तरह की दवाई खिलाएंगे जी। अपना आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद बोलता है जी कि पहले 3 महीने शिशु के जो अंग बनते हैं वो महिला के खून से बनते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि गर्भ कंसीव होने से पहले ही खून अच्छा हो, 3 महीने के बाद गर्भनाल बनेगी, माँ जो कुछ खाएगी पचेगा, उससे फिर शिशु के अंगों का पोषण होगा। फिर हम देखते हैं कि दूसरे महीने में ऐसा बोला गया है कि जो इच्छा माँ की होती है दूसरे महीने में उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि वो इच्छा केवल माँ की ना होके वो शिशु की भी होती है जी। तीसरे महीने में फिर हड्डियाँ बनती है, फिर चौथे में मस्तिष्क, चौथे में हार्ट बनता है, फिर 5वें में बुद्धि आ जाती है। तो हर महीने अलग अलग अंग विकसित होते हैं, तो आयुर्वेद उसके हिसाब से निर्धारण करता है जी। तो ये भी एक कारण है एलोपैथी वाला। और दूसरा ये भी है जी, बहुत से लोगों में ये देखते हैं कि 9 के 9 महीने दही खिलाते हैं जी, कि ज़्यादा खिलाते हैं जी, ओवर खिलाने के कारण। अच्छा जी गुरुजी। इसमें गुरुजी ने कहा ना अपने में दूसरे महीने में इच्छा का ध्यान रखना चाहिए, तो बच्चे की इच्छा वहां से आ जाएगी दूसरे महीने में। हाँ आ जाएगी जी, वो जब गर्भ विज्ञान पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे जिसके बारे में। तो अंतिम श्लोक में हमने पढ़ा है जी कि हर बीमारी वात पित्त कफ के बिगड़ने से है, और वात पित्त कफ गलत
आहार विहार के बिगड़ने से है जी। अब ऐसे कौन से आहार विहार है जिनसे वात पित्त कफ बिगड़ते हैं, वो अगले 3 श्लोक में बताया गया जी। वात प्रकोप के निदान, पित्त प्रकोप के निदान, कफ प्रकोप के निदान, इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं जी एक-एक को। अब शरीर में वात बढ़ेगा, वात के रोग बढ़ेंगे, वात के गुण बढ़ेंगे, वात के 80 रोग बढ़ेंगे, तो वो क्या कारण हो सकते हैं, ये इसमें जो लिखा है वात प्रकोप के निदान, इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं जी। फिर पित्त के 40 रोग क्यों होंगे, किस कंडीशन में हो सकते हैं, और पित्त के गुण कब बढ़ सकते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं जी, और कफ वाला भी पढ़ चुके हैं। संजय जी याद है कि नहीं, सब पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं जी? हाँ गुरुजी पढ़ चुके हैं। गुरुजी पढ़ तो चुके हैं, लेकिन क्या ये पूरे लिख रखे हैं गुरुजी, या इससे अलग भी कुछ हेतु हो सकते हैं? ये लगभग पूरे ही है जी आपके हेतु। कफ का देखो, ये वात का देखो कितना लिखा है डिटेल में, एक कक्षा अपनी पूरी इसके ऊपर ही निकल गई थी जी। सारे कवर है गुरुजी इसमें, सारे रीजन कवर है इसमें। गुरुजी कल पूछा गया था कि गुरु आदि गुण कितने हैं, तो इसमें 20 बताए, लेकिन जो हमने पढ़ा हुआ उसमें एक एक करके मैंने सब नोट किया है। तो वात के 6 गुण हुए, पित्त के 7 हुए और कफ के 8 हुए, तो ये हो गए 6 6 12 13, और ये पूरा मिला के 8 2 10 15 21 के लगभग गुण हो गए। 21 गुण हो गए जी। जी ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कुछ गुण छोड़े भी है, जैसे कि हमने सांद्र गुण के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि वो स्थूल की तरह ही था जी। हमने कठिन गुण के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि वो रुक्ष गुण की तरह ही था जी। तो जितने गुण है उतना ही हमने पढ़ा है, 1-2 गुण जो बिल्कुल मैच हो रहा था वो हमने छोड़ दिया है जी। तो अब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे जी। आप अपना, नए साथी हो सभी, आप अपने क्लिनिक पे बैठोगे तो ये अध्याय आपके टिप्स पे होना चाहिए कि हर रोगी में पहले हम निदान ढूंढेंगे, उसके निदान को ठीक कराएंगे। अगर रोगी ठीक करने के लिए तैयार हो रहा है तो चिकित्सा दो, नहीं तो छोड़ दो जी, क्योंकि उससे फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। वो कुछ दिन में अपने आप भी दवाई छोड़ देगा, जो बदलाव नहीं करने जा रहा है जी अपने आप में। आयुर्वेद केवल ये नहीं है जी कि एलोपैथी की तरह खाते रहो और ठीक हो जाओगे। आयुर्वेद में चिकित्सा करने के लिए आपको अपना पूरी जीवन शैली बदलना पड़ेगी जी, और आदर्श जीवन शैली आपको सीखनी पड़ेगी, वही आयुर्वेद है जी। संजय जी गलत तो नहीं बोल रहे? उचित बोल रहे गुरुजी। हाँ, तो पिछले कुछ दिनों में, कल परसों 2-3 साथियों ने पूछा कि रोगी ना माने, रोगी ना करे तो छोड़ दो जी, अपना क्या जाएगा, वो अपनी बीमारी के साथ जिएगा, अपना समय पैसा शरीर बर्बाद करेगा। यही आयुर्वेद में थोड़ा तकलीफ आता है जी। आयुर्वेद में क्या तकलीफ आती है कि हम एलोपैथी की तरह अगर हम ट्रीट करते हैं, हम ट्रीट कैसे करते हैं जी, 1 घंटा तो उसके निदान हेतु इन सब में लगाएंगे, समझाने में, वो करने में, और हम बहुत कम पेशेंट को दिन में अटेंड कर पाएंगे। 1, उसमें से भी मानने वाले बहुत कम होंगे। 2, तो इसलिए स्लो प्रोसेस है जी, क्योंकि रोगी के, लोगों के समझ में नहीं है, और हर व्यक्ति को ज्ञान होगा तो मतलब वो ले सकेगा जी ट्रीटमेंट, और आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे चिकित्सक को मेहनत अधिक करनी पड़ती है और उसको बदले में श्रम कम मिलता है जी। ये एक साइड इफेक्ट देखा गया है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा लोगों को तो आप जबरदस्ती ठीक नहीं कर सकते जी। और अब जैसे आप में से बहुत से साथियों ने इसको अच्छे से समझा है, तो देखो कितनी अच्छी अच्छी संप्राप्ति जो ग्रुप में भेजी, आप सब भी निकाल रहे हो जी। तो आयुर्वेद में चिकित्सा तभी हो पाएगी जब रोगी को भी ज्ञान हो, चिकित्सक को तो ज्ञान है ही जी, वैद्य चिकित्सक को, तो रोगी का ज्ञान होना जरूरी है, तब वो आपका पूरा सपोर्ट कर पाएगा। और जितना सपोर्ट वो कर पाएगा, चारों पहिए अपनी चिकित्सा के संपूर्ण हो गए, और उसमें 4-4 गुण जो बताए गए वो पूर्ण हो गए, तब जाके चिकित्सा सफल हो पाएगी जी। अकेला केवल हमारे उपदेश देने से या सिर्फ बता देने से, समझा देने से चिकित्सा नहीं होगी, जब तक रोगी अपने आप को पूरी तरह से नहीं बदलेगा जी। पिछले 2-3 दिनों में ये सवाल रहे हैं कि जी नहीं मानने रोगी तो क्या करें, तो छोड़ दो जी, हम तो छोड़ देते हैं जी, क्योंकि जो नहीं मान रहा है उससे कुछ मिलने वाला नहीं है जी। गुरुजी एक क्वेश्चन था। हाँ जी। अभी ठंडा और गर्मी वाला मौसम चल रहा है, तो कोई व्यक्ति फैन में सो रहा है तो ठंड से बुखार आ गया उसको, तो वो एक्सटर्नल हुआ कि इंटरनल की वजह से हो रहा है? अब देखो जी,
एक्सटर्नल की वजह से इंटरनल संप्राप्ति बनी है। मान लो हम रात को सो गए हैं कि पंखा लगा के सो गए हैं, पहले ठंड लगी है, फिर ही तो हमें जुकाम वगैरह बना है, फिर ही हमें बुखार वगैरह बना है। अंदर संप्राप्ति बन के, हेतु तो एक्सटर्नल रहे हैं लेकिन अंदर संप्राप्ति बन के तभी वो पैदा हुआ है जी। तो आप लोगों ने अब आज के बाद किसी ने भी चिकित्सा पूछनी है तो डायरेक्ट ये नहीं पूछना है जी कि इस बीमारी में ये बता दो, पूरी संप्राप्ति निकालनी है। जैसे ग्रुप में भेजा हुआ है, इन साथियों ने निकाल ली हुई है, और पूरा अपने हर रोगी में ईमानदारी से हेतु ढूंढने हैं, फिर पूर्व रूप, रूप, उपसय, संप्राप्ति, ये सब समझ के फिर ही मेडिसिन चिकित्सा हमने करनी है जी। तो ये अध्याय सबसे इम्पोर्टेंट है जी, सबसे, क्योंकि हेतु यही मिलेंगे रोगियों में, इसी तरह के हेतु मिलते हैं। अब एक पॉइंट बच गया है, त्रिदोष प्रकोप के निदान, इसको हम कल पढ़ लेंगे जी। और अब सवाल रख सकते हैं जी, किसी के सवाल है तो। आज का टॉपिक सबको अच्छा लगा जी? हाँ गुरु जी, बहुत अच्छा। जी भाई जी। हाँ गुरु जी। मोनू जी के प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ। मोनू जी का प्रश्न ये था कि गुण ज्यादा हो गए जबकि गुरुवादी गुण 20 ही बताए गए हैं, तो 22 कैसे हो गए? तो देखिए जी, टोटल 22 हैं, आपने 22 पढ़ा होगा, लेकिन 2 गुण कॉमन है जी। आप उसको भी यदि आप जोड़ लेते हैं तो फिर ये 22 हो जाते हैं। कॉमन ये है बात का और पित्त का, जो बात का और पित्त का जो गुण है वो ये है शीत गुण। नहीं, वात और कफ का शीत, वात और पित्त का लघु गुण जी। हाँ हाँ, वात और पित्त का लघु गुण और पित्त और कफ का स्नेह गुण, है ना। तो ये 3 गुण जी कॉमन हो गया जी। आप देखिए, है ना जी। हाँ गुरुदोस्त जी, बिल्कुल। अब मैं क्लियर। हाँ, तो इस प्रकार से टोटल 20 ही है। और पेज संख्या जो है सूत्र संख्या 19 में देखिए, ये जो 20 है ना, ये 20 के ही 20 है, बस, इससे ज्यादा नहीं है गुण जी। अगर 21 रहता तो 21 हम बोलते हैं, या फिर ग्रंथों में, शास्त्रों में रहता है। जो कारण वो कारण मुझे समझ में आ गया। ठीक है जी। तो कुछ कॉमन है 3 गुण, है ना, जो बता दिए। गुरु जी, आपने क्या बताया था कि कटु, तिक्त और कसाय का विपाक रस जो है कटु होता है? हाँ, क्या जी? तो कटु, तिक्त और कसाय का जो रस का, हाँ, विपाक रस जो है कटु होता है पचने के बाद। तो जब, हाँ, तो जब हम तिक्त और कसाय रस लेते हैं जब किसी उपचार करने के लिए, ऐसे में तो कटु में, हाँ, तो अगर वो ऐसे में कटु विपाक हो में कन्वर्ट हो गया वो, तो वो फिर उपचार कैसे होगा उसका? उपचार कैसे होगा वैद्य जी बताएंगे इस प्रश्न का। यही तो बोला था संजय जी, ये यक्ष प्रश्न, इसको अभी ना छेड़ो, इसको थोड़ा सिंपल करके 1-2 ग्रंथ से पढ़ रहे हैं जी, इसको बताएंगे आपको। हाँ जी। तिक्त का तो फिर ये बेनिफिट मिलेगा नहीं। अगर तिक्त रस लेंगे तो फिर ये तो कटु आप बता रहे हैं, तो फिर तिक्त का तो लाभ मिला नहीं, है ना, यही ना। मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। अगर मैं इसका उत्तर थोड़ा समय दे देता हूँ। देखिए क्या है, 100, हाँ, मैं संक्षिप्त में उत्तर देता हूँ। देखिए, कुछ औषधि जो होती है ना, अपने वीर्य से बलवान होता है, कुछ अपने रस से बलवान होता है, कुछ अपने वीर्य से बलवान होता है, कुछ अपने विपाक से बलवान होता है, कुछ अपने जो है प्रभाव से, कुछ अपने कर्म से बलवान होते हैं, है ना। तो ऐसा बताया गया है जी। इसका उत्तर यही है कि जैसे अब हो सकता है कि जो तिक्त औषधियां होती है अपने रस से बलवान हो, ना कि विपाक से बलवान। इसको थोड़ा मोटा मोटा आपको बताते हैं संजय जी। इसमें क्या होता है कि मान लो, इसको एक अलग तरीके से बताया गया है कि जब भी हम भोजन करते हैं, 6 रस से युक्त हमने भोजन कर लिया, तो सबसे पहले भोजन हमारा कहाँ जाएगा जी? आमाशय में। आमाशय में क्या है? कलेदक, कफ। अब कफ है तो कफ का स्वभाव कैसा होता है जी? मधुर होता है, मधुर और स्निग्ध तो होता है। कफ में पृथ्वी और जल 2 महाभूत होते हैं। तो भोजन आरंभ में जब पचता है तो वहाँ पे, जैसे हमने पढ़ा भी है कि भोजन पचने के आरंभ में कफ प्रकोप रहता है। तो यहाँ पे भोजन, मान लो एक मीठे रस की बाल्टी है जी आपके पास, जिसमें मीठा रस है, और उसमें 6 रसों से युक्त भोजन डाल दोगे, तो यहाँ पे अभी जो विपाक शुरू हुआ है, जो पचना अभी शुरू हुआ है, अवस्था पाक इसको बोलते हैं। 3 अवस्थाएं जो बताई गई है। आरंभ में मधुर रस के प्रभाव में है, फिर भोजन हमारे पक्वाशय में जाएगा, ग्रहणी स्थान पे, वहाँ पे पाचन होना शुरू होगा। जब पाचन शुरू होता है होना, तो वहाँ पे वो खट्टे रस में बदल जाता है जी। जैसे हमने आम के बारे में पढ़ा था, आम क्या है कि खट्टा रस है। पहली, दूसरी, पता नहीं तीसरी क्लास में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि रस
जो भोजन है अंदर जाके दो ही काम करता है, या पचता है या सड़ता है। पचता है तो वो अमृत के जैसे होता है, सड़ता है तो वो खट्टा रहता है, जो विष के जैसा है। और पचने के आरंभिक अवस्था में वो जब पित्त के प्रभाव में पच रहा है, यहाँ तो कफ के स्थान में तो केवल पेस्ट बना है, वहाँ पे जब आरंभिक अवस्था में पच रहा है तो उसमें खट्टापन है जी। यहाँ पे आपका जो अम्लता आ गई है, उसमें अम्ल रस है। और जब एसिड के संपर्क में यहाँ पे आ गया आपका भोजन, और जब पूर्ण पाक हो जाता है, उसका पक जाता है, वो पूरी तरह से पच जाता है भोजन, तो वहाँ पे उसका फिर कटु विपाक बनता है जी। तो ये अवस्था के हिसाब से आरंभ में वो कफ के प्रभाव में है तो मधुर पाक है, फिर वो पचने के आरंभिक काल में एसिड के संपर्क में है तो यहाँ खट्टा है जी, अम्ल उसमें है, और वहाँ पे फिर वो कटु रस में बदल जाता है जी। तो इस तरह का है जी, ये अवस्था के हिसाब से, पाक के हिसाब से इसका विपाक है। अब मान लो हमने फिर रसों का क्या महत्व रह गया जी, अगर तिक्त कसाय का भी कटु ही बनना है तो फिर रसों का क्या महत्व रह गया, फिर तो रस खिलाओ ही ना, सड़रस। संजय जी ठीक कह रहे हो, तो मधुर रस में तो कटु में बदल जाएगा फिर तो हाँ, ये फिर तो खिलाओ ही ना आप, तिक्त और कसाय तो फिर इस्तेमाल ही ना कराओ, जब बनना ही कटु है फिर तो कटु ही खिला दो जी। भोजन पचने के हिसाब से आरंभिक अवस्था में वो कफ के प्रभाव में जब पेस्ट बन रहा है अमाशय में, फिर वो ग्रहणी स्थान पे आरंभ में पचने की स्थिति में खट्टा है वो, और पकने के बाद फिर वो जब पूर्ण पाचन हो गया तो मल उधर चला जाएगा और रस उधर चला जाएगा, तो अंत में कटु विपाक, इस तरह से बोला गया है जिसके बारे में। ठीक है गुरुजी, थोड़ा थोड़ा क्लियर है, बहुत नहीं है, मेरे को लगता है कि थोड़ा 1-2 महीना इसको थोड़ा और पढ़ाएंगे जी, आपको एक दिन क्लास में पढ़ाएंगे, 1-2 ग्रंथों का थोड़ा इसको क्लियर रूप में कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने लेके आने के लिए, तो इसको पढ़ाएंगे जी एकदम सरल से रूप में, फिर हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी इनका तो विशेष कोई महत्व नहीं रह गया वैसे तो, ये जो है ये तो एक कहने के लिए है, बताने के लिए है, यानी कि भाई इस तरह से प्रक्रिया चलती है। वास्तव में तो जो रस है उसी तरह से वो काम करते हैं अंदर जाकर के रोग के ऊपर। तो बिल्कुल ठीक बात है अनुपम जी, क्योंकि तिक्त कसाय का जब कट्टू ही बन रहा है तो फिर उनका क्या महत्व रह गया अच्छे रस देने का। तो हम बात करते हैं कि मधुर अम्ल लवण वात को ठीक करेंगे, कटु मधुर तिक्त कसाय पित्त को ठीक करेंगे। जब मधुर तिक्त कसाय ही पित्त को ठीक कर रहे हैं, और मधुर का तो ठीक है मधुर बनेगा, लेकिन उसका विपाक अगर वो बन रहा है तिक्त कसाय का कटु, तो पित्त की चिकित्सा होगी ही नहीं। नहीं गुरुजी उसमें क्या है, ये फर्क, ये अंतर ये है ना जी कि वो अंदर जाकर के बन रहा है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व जो है, जो आप औषधि दे रहे हो, औषधि दे रहे हो ना जी, उसी का महत्व है। वो काम भी करती उसी रसों के हिसाब से, वो जैसे शास्त्र में बताया गया उस तरह से काम भी तो करती है ना जी ये। बिल्कुल जी। तो आज वाले अध्याय को जी, इस अध्याय को सभी साथियों ने बहुत डिटेल से पढ़ना है जी, हर एक को माइंड में रखना है, क्योंकि रोगी जो आगे इसमें हेतु हमने पढ़े नहीं है अभी, वात प्रकोप के निदान, पित्त के प्रकोप के निदान जो आज नहीं पढ़े हैं, कफ प्रकोप के निदान जिसको पहले पढ़ चुके हैं। तो रोगी किसी के शरीर में वात बढ़ा है या पित्त बढ़ा है या कफ बढ़ा है, तो इन्हीं में से आपको निदान मिलेंगे जी। तो इस अध्याय को पूरे टिप्स पे कर लो और फिर अपनी चिकित्सा आरंभ करना शुरू कर सकते हैं जी। अब कोई सवाल है किसी का तो रख सकते हैं जी। गुरुजी कलौंजी के तेल के कुछ गुण धर्म बता सकते हैं क्या? वो शायद पूछा था किसी ने आरंभ में जब अपना पढ़ना शुरू किया था, और मैंने वो ग्रुप में भेजा भी था जी। आपने पूछा था क्या? फिर शायद वो पूछा था कि जी किसी साथी ने, मैंने उसको पर्सनली जवाब भी दिया था भाव प्रकाश से। वो भाव प्रकाश में इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन किया। कोई बात नहीं, वो ढूंढ के दे देंगे जी आपको। और एक पॉइंट और आपने अच्छा बोला जी संजय जी, कि आपने सारंगधर से पढ़ा संजीवनी वटी के बारे में। तो ये ग्रंथ भाव प्रकाश और सारंगधर इसलिए ही मंगवाए गए थे जी, क्योंकि इनमें भाषा बहुत सरल है
और इसको आप सब भी पढ़ सकते हैं अपने ज्ञान वर्धन के लिए। क्लास के अलावा सारंगधर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी जड़ी बूटियों का ज्ञान हो जाएगा, बहुत सी दवाइयों का आपको ज्ञान हो जाएगा, बहुत से आशा वरिष्ठ वटी इन सब का भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि किसको किस किस में दे सकते हैं। फिर आप क्लास में और सवाल भी कर सकते हैं अपने। तो इन तीनों अष्टांग को थोड़ा रेगुलर पढ़ोगे आरंभिक स्थिति में तो ठीक है, मन में थकावट बन जाती है जी, लेकिन सारंगधर और भाव प्रकाश को मजे से पढ़ सकते हो, इसमें किसी को कोई थकावट नहीं बनेगी जी। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ो जी। गुरुजी सारंगधर के 2 पार्ट है क्या जी? एक ही पार्ट है जी, भाव प्रकाश के 2 है। मैंने आज एक बुक विक्रेता से बात करी थी, उन्होंने 2 पार्ट में कहा और 21-2200 रुपये बता रहे हैं 2 पार्ट के जी। भाव प्रकाश के है जी वो। अच्छा, भाव प्रकाश के 2 पार्ट है जी? हाँ 2 पार्ट है और उसका है वो MRP है जो भी है। तो गुरुजी एक वो फोन किया था मैंने दिन में, थोड़ा व्यक्तिगत पूछ लूंगा माता जी के लिए अगर आप व्यक्तिगत कल ही पूछना। जैसे इसमें आप ये बताइए मुझे कि ये स्वर के बारे में क्या, जैसे ये एक अपना दाया स्वर होता है, एक बाया स्वर होता है, तो ये कब कब कौन सा चलना चाहिए? खाने के बाद कौन सा चलना चाहिए? खाना खाने के पहले या पानी पीने के बाद, पानी पीने के पहले, या सुबह कौन सा चलना चाहिए, शाम को कौन सा चलना चाहिए? इसके बारे में मुझे बताइए। ये आज का टॉपिक नहीं है मनोज जी। हाँ जी, इसको किसी दिन अलग दिन डिस्कस करेंगे, फिर अब लंबा चल जाएगा। आज के टॉपिक के किसी का सवाल? मोनू जी इसका आज से टॉपिक से रिलेटेड क्या है कि होनी चाहिए प्रश्न, और इसी से संबंधित मैं बता देता हूँ। चूंकि हो चुका है, हम लोगों ने समय 9:30 बजे तक रखे हैं, तो हम समाप्त करते हैं। और लास्ट में मैं एक प्रश्न रखता हूँ जो क्लास के बीच में आया था, तो इस प्रश्न को मैं रखता हूँ जी। जैसे कि वैद्य जी ने अभी जो अध्याय बता रहे हैं, इसका नाम है सर्व रोग निदान स्थान। इसका मतलब सभी रोग का एक ही निदान है रहेगा, ये सब जरूर रहेगा, है ना। बाकी जो है रोग वाइज अलग अलग है ना, और भी बहुत सारे निदान होगा, है ना। और इसमें हम लोगों ने निदान का पर्यायवाची शब्द भी जाना है कि निदान को क्या क्या कहेंगे, है ना। तो ये प्रथम अध्याय को पढ़ना बहुत जरूरी था। और निदान का पर्यायवाची शब्द होता है हेतु, है ना, जिसको कभी कभी हम लोग हेतु भी कहते हैं, है ना। निदान मतलब ये रोग निदान, है ना। तो मैंने रोग का हेतु क्या है, कारण क्या है, तो सबसे पहले हेतु बंद करना है, यानी कि जो कारण चल रहा है, निमित्त जो है, इसको आयतन भी कहते हैं या निदान कहते हैं, कारण कहते हैं, उत्थान, ऐसा जो निदान का पर्यायवाची शब्द है। तो सबसे पहले हेतु बंद करना है, यानी कि निदान बंद करना है, यानी कि हमें पहले प्रयत्न यानी कि निमित्त जो है रोग का जो कारण है बंद करना, हेतु हो गया। दूसरा हमें जो है लिंग, और फिर लिंग मतलब होता है जो लक्षण है। इसको त्रिसूत्र जो बताया गया है चरक संहिता में अध्याय 1 में त्रिसूत्र, यहाँ भी देखिए त्रिसूत्र का नाम आया था। देखिए शुरू में ही त्रिसूत्र के वर्णन यहाँ पे केवल नाम लिखा गया था त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र यही है, हेतु लिंग औषध, इसको त्रिसूत्र कहा गया है, देख सकते हैं। यह आयुर्वेद हेतु लिंग तथा औषध रूप से त्रिस्कंद कहा जाता है। तो सबसे पहले हेतु हमने बंद किया, लिंग यानी कि लक्षण पहचान लिया, उस रोग का लक्षण क्या है, और इसके बाद हम इसके लिए अनुसार औषध बनाएंगे। फिर इसके बाद इसके अलावा और वैद्य ने बताया है रूप और पूर्व रूप। पूर्व रूप मतलब ये होता है जैसे किसी को अर्श हुआ है तो इससे पहले क्या हुआ था, है ना। जैसे इसको जरूर कब्ज रहा होगा, या फिर उसको जरूर मतलब कि एसिडिटी या फिर ऐसे कुछ समस्या रही, तो ये हो गया पूर्व रूप। और रूप यानी कि लक्षण को ही रूप कहते हैं जी, यानी कि वर्तमान समय में क्या है ना। फिर उपसय अनुपसय हमें लगता है कुछ नहीं समझे होंगे, क्योंकि हम भी तो पहले कभी पढ़े होंगे, तो हम भी नहीं समझ पाए थे। मैं आपको बताता हूँ जी, अपने सरल भाषा में समझाता हूँ। उपसय अनुपसय क्या कहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लीजिए थोड़ा, या पेज संख्या जो है 431 में देख लीजिए, यही लिखा हुआ है कि जो हेतु यानी कि रोग उत्पत्ति का जो कारण है, उपसय का मैं बता देता हूं, अनुपसय आप समझ जाइएगा। रोग उत्पत्ति का कारण, उपसय का परिभाषा है कि रोग उत्पत्ति का कारण और जो व्याधि के विपरीत कार्य को करने वाले औषध, यानी कि जो रोग उत्पत्ति का कारण है और व्याधि के विपरीत काम कर रहा है, यानी कि ठीक जो कर रहा है ना। तो ठीक करने वाले औषध है या आहार है या अन्न विहार, मतलब ऐसा बताया औषध है या आहार या विहार है। तो ये मतलब विहार के सुख कारक उपयोग सेवन करने को रोग का, उस रोग का उपसय कहते हैं, है ना। और उपसय मतलब होता है कि जिसके सेवन से
वो आहार हो, विहार हो, अन्न हो, जो भी है, जिसके सेवन से या जिसके सेवन से, चाहे वो औषधि हो, चाहे आहार हो या विहार हो, तो जिसके सेवन से वो रोग ठीक हो रहा है ना, उस रोग में लाभ मिल रहा है, उसको उपसय कहेंगे जी। ठीक है जी, है ना। जैसे क्या है कि ज्वर है और ज्वर में मुझे मौसमी खाने से, अनार खाने से, अंगूर खाने से मुझे लाभ मिल रहा है, ठीक हो रहा है, तो हम इसे समझेंगे इस रोग का जो है उपसय मिल रहा है कि अनार खाते हैं ना तो हमको अच्छा लगता है, यानी कि हमें ज्वर की स्थिति में ठीक बुझाता है तो हम अनार खाएंगे, तो अनार उपसय हो गया, ऐसा समझ लीजिए कि अनार खाने से जो है हमें ज्वर में लाभ दिखता है, तो ये उपसय आपका है जी, है ना। और वही अनुपसय क्या है, अनुपसय मतलब ठीक देखिए लिखा गया है, उपसय की विपरीत स्थिति का नाम अनुपसय है। तो मान लीजिए कि आपको ज्वर लगा है, आप केला खा लीजिए, दही खा लीजिए, तो आपके ज्वर बढ़ेगा या कोई भी बीमारी बढ़ेगा, तो ये अनुपसय है। तो इसलिए रोगी से पूछना है, ऐसे आपसे पूछना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, रोगी से पूछना है क्या आप खाते हैं तो आपकी समस्या बढ़ जाता है, तो अपने आप बताएगा, है ना। क्या आप ऐसे खाते हैं जिससे समस्या आपका घट जाता है, ये 2 प्रश्न करना है। तो इसको आप अपने जो है केस टेकिंग जब करना है, यानी कि रोगी की परीक्षा करना है, रोग की परीक्षा बाद में करना है, है ना, पहले रोगी की परीक्षा करना है। भागवत ने पहले बताया रोगी की परीक्षा, तो रोगी की परीक्षा कैसे करना है, एक दिन क्लास होगा, इसका स्पेशल क्लास लिया जाएगा, रोगी की परीक्षा कैसे करना है। तो रोगी की परीक्षा में जो है ये पूछा जाता है उपसय अनुपसय, तो इसको कहेंगे बताइए उपसय क्या है, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो आपको ऐसे पूछना है कि बताइए क्या खाते हैं तो आपको तब आपकी बीमारी में लाभ मिलता है, क्या क्या खाने से आपको बीमारी में लाभ मिलता है और क्या क्या खाने से आपकी बीमारी बढ़ जाती है, ये 2 प्रश्न करना है। तो हम लोग को लिखना है कि उपसय ये है, अनुपसय ये है, ऐसे है जी। और अगला प्रश्न था संप्राप्ति। संप्राप्ति का भी परिभाषा यहाँ पे दिया गया है ना। संप्राप्ति की परिभाषा ये दिया गया है कि ये कैसे कैसे बनता गया, है ना, ये रोग जो है कैसे कैसे बना, है ना, शुरू से लेकर के अंत तक की कहानी रहती है इसमें संप्राप्ति में। तो इसके बारे में और एक दिन चर्चा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। अगर आप लोग माधव निदान आप लोग देखे हैं कभी, आप लोग माधव निदान अपने स्टडी थोड़ा किया है, तो उसमें पूरा एक अध्याय है जी, है ना, निदान। चूंकि माधव निदान क्या है, निदान यानी कि रोग का जो है कारण, यानी कि पूरे जो है मानव निदान में यही वर्णन ही गया है, रोग का इलाज कैसे करना ये नहीं, है ना, रोग को कैसे पहचानना है कि इसे मतलब क्या है कि किस रोग का क्या मतलब कारण रहेगा, लक्षण रहेगा, इसमें यही सब वर्णन है। तो इसलिए क्या है कि माधव निदान भी एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ माना जाता है ना। और माधव निदान का जो पहला चैप्टर है जी यही है ना। ये इसका चैप्टर का नाम है ये पंच जो है ना, पांच ऐसा ही क्या है, ये 5 चीज बताया गया है जी, है ना। इसमें 5 आ गया ना। मैं जी पहला चैप्टर का नाम बता दीजिए, मैं भूल रहा हूँ। पहले चैप्टर का नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन माधव निदान के दोनों ही जो 2 पार्ट में है, माधव निदान दोनों में ही जी आपको किसी भी रोग का निदान, पूर्व रूप, उपसय, संप्राप्ति यही है, वहाँ चिकित्सा नहीं है, केवल हर बीमारी के निदान ही है जी। ये समय के साथ वो ग्रंथ भी मंगवाना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे अनुपम जी का सवाल था कि केवल इन्हीं में आ गई है संप्राप्ति, इनके अलावा हम माधव निदान को भी पढ़ सकते हैं जी आगे समय के अनुसार जी। माधव निदान लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए मैं बता देता हूँ, पहला चैप्टर का नाम है पंच निदान लक्षणम, ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है ज्वर निदान, है ना। फिर इसके बाद और दूसरे अर्शो निदान मैंने है, लेकिन सबसे पहला पंच निदान। तो ये पंच निदान क्या है, पंच निदान क्या है जी। तो अगर पंच निदान के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से, तो वैसे तो अभी थोड़ा बताया ही गया है क्लास में, अगर और विस्तार से जानना है तो माधव निदान का पहला चैप्टर आप लोग को पढ़ना चाहिए। और भागवत ने केवल इस ओर इशारा किया है केवल, है ना। रोगम निदान प्राग रूपा लक्षणों पश्चास्ति, पहला चैप्टर में जाइए। और पहला चैप्टर का जो मैंने प्रथम अध्याय का जो सूत्र संख्या मैं बता देता हूँ, सूत्र संख्या रोगम निदान प्राग रूपम में से तो केवल सूत्र याद रहता है, सूत्र संख्या मैं इतना नहीं याद कर पाऊंगा ना, तो इसलिए केवल मैं देख लेता हूँ। ये सूत्र बस यही है, रोगम निदान प्राग रूपा, ठीक है जी। सूत्र संख्या 22 में देखिए क्या लिखा है जी, जो भी वैद्य बताए हैं उसी को मतलब अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में
केवल नाम लिख दिया गया है जी सूत्र संख्या 22 में। रोग की परीक्षा है ना, इससे पहले देखिए रोगी की परीक्षा क्या हुआ होगा, तो हम लोग रोगी की परीक्षा भी बताएंगे। पहले रोग की परीक्षा भी यहाँ पे चर्चा किया गया। रोगम निदान पराग रूपा लक्षणों पश्चाते हुए, यानी कि रोग की परीक्षा ऐसा बताया गया, पहले निदान करना है, फिर पूर्व रूप लक्षण उपसय असंप्राप्ति। यहाँ पे अनुपसय नहीं आया क्योंकि उपसय के विपरीत ही अनुपसय होता है। तो निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपसय, संप्राप्ति। तो इसका ये पांचों का नाम है जी पंच निदान। तो पंच निदान सीखना है जी, है ना। इसके ऊपर बहुत डिटेल से चर्चा होगी, है ना। अभी बस जो थोड़ा थोड़ा सिलेबस है उसको पहले एक बार देखिए पूरा सिलेबस। पढ़ाई तो इसके ऊपर और भी हो सकता है लंबे समय तक, है ना। मतलब खूब ज्यादा डिटेल से पढ़ाई करेंगे, है ना। आयुर्वेद भी पढ़ेंगे और वेद भी पढ़ेंगे, है ना, जो अथर्ववेद है। ये आपको एक टॉपिक मिल गया है, जानकारी मिल गई है। अगर इसके ऊपर डिटेल में पढ़ना है तो सही में आप माधव निदान में पढ़ें जी। गुरुजी, हाँ जी, हाँ जी। और दो श्लोक थे वो थोड़ा सा मेरे को एक बार रिपीट कर देंगे। वो कॉमन श्लोक है आयुर्वेद संहिता से ना, सूत्र संख्या 22, 22 अष्टांग हृदयम फर्स्ट चैप्टर 22 में ग्रुप में डालूंगा, ठीक है जी। और सबसे लास्ट टॉपिक इसका ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं जी कि बात पित्त कफ बिगड़ता है, बात पित्त कफ बिगड़ता है, बात पित्त कफ बिगड़ता है ना। यही हम लोग अभी सुन रहे हैं। और तो एक जो है आगे और आप पढ़िएगा, है ना, अध्याय 11 में कि ये बात पित्त कफ को कौन बिगाड़ता है ना। बात पित्त कफ बिगड़ जाता है, इसको कौन बिगाड़ने वाला कौन है, तो इसका उत्तर भागवत ऋषि ने दिया है जी। तो सूत्र संख्या जो है आप देख सकते हैं, सूत्र संख्या ये जो है 36 में दिया गया है। 11 सूत्र स्थान अध्याय 11 36 तो यहाँ पे दिया गया है जी उत्तर, है ना, कि दोष को जो है बिगाड़ता है रस बिगाड़ता है, यानी बात पित्त कफ को बिगाड़ता है रस, यानी कि टोटल रस है ना जी। और रस को कौन बिगाड़ता है, यानी कि रस को मतलब बिगाड़ेगा कौन, रस लिखे तो हम जानेंगे रस किससे बना हुआ है, फिर वही पंचमहाभूत आ जाएगा जी। अंततः जो है हमारा शरीर पंचमहाभौतिक है, पंचमहाभूत से बना है, उसी का इनवैलेंस बात पित्त कफ क्या है, पंचमहाभूत ही है, एक प्रकार से समझ लीजिए। बात पित्त कफ में भी तो महाभूत ही अपने पढ़ा, है ना। लेकिन ये पंच महाभूत हमारे शरीर में किस रूप में आते हैं, किसके द्वारा, रसों के द्वारा रस हमारे शरीर को करता है। तो ये रस भी तो महाभूत में, रसों के बारे में आपने पढ़ा है, मधुर रस है, तो मधुर रस में कौन कौन से महाभूत है, इस पर 6 रसों के बारे में और अभी डिटेल से थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है दोषा दुष्टा रसैर धातुन दुष्यंत मलान। यहाँ ये बताया गया है, देखिए ये प्रश्न आपको स्वाध्याय करने से होगा, है ना। तो मैंने यहाँ से ये पढ़ा जी कि बात आदि दोष मधुर आदि 6 रसों द्वारा दुष्ट होता है, यानी कि बात पित्त कफ को रस ही बिगाड़ता है, यानी कि रस इनबैलेंस होगा, यानी कि आपके शरीर में प्रॉपर रस नहीं जा रहा है। ये रस यानी कि मतलब ऐसा नहीं कि आप मीठा खूब खा रहे हैं, षड रस नहीं जा रहा है तो वो आपको रोग करेगा, है ना। तो षड रसाभ्यासो आगे का लिखा गया है कहीं, षड रसाभ्यासो बल का नाम, एक रसाभ्यासो दौर्बल्य का नाम, है ना। 6 रसों से युक्त भोजन करना है तो बल मिलेगा, और एक रस केवल एक रस का सेवन करेंगे तो आप जो है दुर्बल होंगे, कमजोर होंगे, बीमार पड़ेंगे जी। तो ये रसों का बड़ा महत्व है जी। तो रस पूरा एक रस विज्ञान है, इसलिए रसोई आदि ये सब जानते ही आप सभी, है ना। रसोई आदि ऐसा ही रस के देखिए रस के आधार पे रसोई का निर्माण किया गया, बताइए, है ना। तो बड़ा महत्व है जी कि रस के नाम पे रसोई पड़ गया, है ना। अगर इससे भी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट होता तो उसके नाम पे पड़ा होता, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट रस का है जी आयुर्वेद में, या फिर हमारे चिकित्सा में, हमारे भोजन में, सभी में रस का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें जो है अपने, देखिए आप गौर करिए कि हम जो है प्रतिदिन 6 रसों से युक्त भोजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलिए किसी किसी दिन तो ऐसा है नहीं, लेकिन लगातार ना करें, है ना। एक रस का सेवन लगातार ना करें, किसी विशेष रस करना है प्रतिदिन, लेकिन ऋतु के अनुसार ये भी बताया गया है कि कम बेस करना है। जैसे अभी शरद ऋतु चल रहा है तो इसके अनुसार जो है करना तो तिक्त कटु भी, है ना, लेकिन कम करना है जी, ज्यादा मधुर रस सेवन करना है ना, ऐसा बताया है। तिक्त रस सेवन करना है, कसाय रस सेवन करना है ना, करना है अमल लवण भी, है ना। तो इस प्रकार से है जी, है ना जी। तो समझ में आया जी, उपसय अनुपसय समझ में आया सभी को मेरा, ये उपसय अनुपसय,
कि और अगर रह गया किसी का कोई डाउट तो बताइए, हमें लगता है समझ गए होंगे सभी। आ गया गुरुदर्शन जी, आ गया समझ में खूब से। हाँ जी, तो हम देखिए टॉपिक से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, नहीं तो देखिए कल कितनी आपने टॉपिक पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा जी आपने, अरे लगभग एक केवल टॉपिक जो शुरू हुआ था, शुरू में पित्त के जो है पित्त निदान का वो आपने पढ़ा, इसके बाद कुछ पढ़ा ही नहीं, बाकी तो अपने गाय के ऊपर चर्चा छेड़ दिया, तो फिर छेड़ ही दिया, फिर इसके कुछ पढ़े नहीं पाए। आप देखिए आज पढ़े होंगे कुछ, आप भी संतुष्ट हुए होंगे कि नहीं आज मैंने कुछ पढ़ा, तो इसलिए हमेशा टॉपिक की अपनी भावना अपने पास रखिए, यानी अपनी जो है ठीक है थोड़ा बहुत दे दीजिए, एक दो राय दे दीजिए, पर उतना भी ज्यादा क्लास में नहीं देना, क्योंकि सभी आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, सभी का कीमत सभी का टाइम का अपना महत्व है जी, यानी हमारा भी है, बैच जी का भी है। हम कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, आप बोलते जाइए, हम लास्ट में हम 2-4-5 मिनट लेकर के हम सारे जो है क्लास का जो है पूरा निचोड़ में बता देता हूँ कि आज का क्लास का ये है और इस प्रकार से। तो कोशिश करें कि अपना जो है सभी के लिए टाइम होनी चाहिए, 2-4-5 मिनट सभी बोलना चाहिए, सभी को सभी जुड़ते हैं तो सभी को मौका मिलना चाहिए है ना, अपने प्रश्न रखने का, बात रखने का, पर उतना भी नहीं कि दूसरे का जो है ना, और क्लास से रिलेटेड हो तो बहुत बढ़िया, बाकी तो बिल्कुल ना हो तो ही ठीक है। अरे क्या अपने को देखिए ये जो बातचीत है हम 2 महीना भी करते रह जाएंगे, 2 दिन 2 महीना भी करते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। अरे बात अब करते रह जाइएगा इधर उधर का, ज्ञान नहीं मिलेगा जी, ज्ञान मिलेगा शास्त्र वाला बात हम रखेंगे तो ही ज्ञान मिलेगा अपने को, और उसी से हमारा भी कल्याण होगा। बाकी हमें बहुत चीजें मनोरंजन की बातें इधर उधर की मिलेगा, लेकिन हमें ज्ञान नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए, जिसके लिए हम आते भी हैं। सुनील जी है ना जी। गुरुदर्शन जी वो मैं कह रहा था भाव प्रकाश किस राइटर का लेना है? भाव प्रकाश राइटर का लेना है जी। बैज जी ने देखिए कई बार किताब के विषय में बोला है बैज जी ने, हमने ग्रुप में एक पीडीएफ डाला गया है, इसमें सारे किताबों का जो है फ्रंट पेज, उसके राइटर, ये सब लिखा गया है जी, एमआरपी वगैरह, तो आप उसको एक बार तो देखिए, पीडीएफ वगैरह देखिए, तो आप ग्रुप में ध्यान ही नहीं देते हैं, ग्रुप में जो भी चीज आता है स्क्रीन पे भी लगाया है गुरुदर्शन जी काफी बार, तो गुरुदर्शन जी काफी बार तो स्क्रीन पे भी लगाया है। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार 2 बार भी भेज दिया गया ग्रुप में, आप इसको देखिए, पीडीएफ देखिए, अपने फाइल में देखिए, इसको जो भी पोस्ट आता है पहले डाउनलोड करिए। बेकार की चीजें कुछ नहीं डालते हैं बैद जी, या मैं नहीं डालता कुछ, मैं तो कुछ डालता ही नहीं हूँ, है ना, तो इसलिए क्या है जी आप लोग ही डालते रहते हैं जी। तो जो भी पोस्ट आता है तो इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। तो ये पीडीएफ भेजा गया, फिर भी कोई बात नहीं, अंतिम बार मैं भेज देता हूँ जी, है ना, क्योंकि आप तो पहले महीने से ही जुड़े हुए हैं जी, अगस्त से ही, तो फिर आपको तो ये प्रश्न करना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं जी, ठीक है, मैं डाल देता हूँ सुनील जी। जी 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 यार किसी का कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो समाप्त करते हैं क्लास। ठीक है जी, अच्छा लगा जी। डॉक्टर ये दुबे जी, अजय दुबे जी, हाँ जी, विचार जी, हाँ जी, अच्छा लगा हमारा विचार। बहुत बढ़िया, बहुभाषक शब्द यूज नहीं करना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुभाषक शब्द बिना एक पूरा लोग नहीं मानेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग ऐसे अनर्गल बात करते हैं, ये करना चाहिए। अरे इसके लिए पर्सनल आप वैद्य से बात कर सकते हैं। हाँ हम फ्री रहते हैं दिन में, लगभग में 2-3 घंटा आजकल फ्री हूँ, मेरे को फोन मिला लेना। बच्चों की तरह बात होती है इसमें, बच्चों की तरह ये सर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए। इसमें ये सब बात आप पर्सनल पूछिए, पर्सनल जब नंबर दिए हैं वो कहते हैं कि हमसे बात करना है तो पर्सनल बात की जा सकती है। अब ऐसे बच्चों की तरह हम लोग बात करेंगे और भी एक मैच्योर लोग, तो अच्छा नहीं है मेरे समझ से। अब आप लोग खुद समझदार हैं, नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल जी, टू द पॉइंट हम लोग बात। रवि जी आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? गुरुदर्शन जी और हमारे सभी साथी और वैद्य जी से भी क्षमा चाहते हैं। इससे पहले कि हमारी नींद खराब हो जाए, पहले ही क्षमा मांग लेते हैं ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। देखिए मेरा भाव इस तरह से नहीं है कि हमें मौका मिले पूछने के लिए, हम सिर्फ ये कह रहे थे ना कि जब कोई एक व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो दूसरा व्यक्ति शांत हो जाए ताकि वो बेचारा बोल ले। और जहाँ तक की बात है प्रश्न की संख्या की, तो एक दिन 10-15 दिन पहले की बात है, जब हम बता रहे थे कि हम कंपनी में काम करते थे, मजबूर थे, उस दिन प्रश्नों की संख्या बढ़ गई थी जी। उसके बाद ठीक है तो 2-3 प्रश्न तो आपका बनता है जी, आप पूछे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई गलती आपने नहीं किया, ठीक है।
क्षमा रवि कर जी दीजिए। कोई गलती नहीं, नहीं नहीं, ऐसी कोई गलती नहीं है। ये तो आप स्टूडेंट है तो पूछना तो बनता है, पर सभी के लिए मौका मिलने चाहिए। मोनू जी हैं, मनोज जी हैं, मनीष जी हैं, सभी पूछे जी, है ना, सभी जरूर पूछे। देखिए हमें लग रहा है कि नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने दोबारा बोल दिया जी, है ना, ये टॉपिक को मैं दोबारा कह नहीं, दिया। कोई बात नहीं। उनके कभी कभी दूसरे के भी सवाल में अगर वो सब प्रश्न करते हैं ना तो उसमें अपना भी उत्तर मिल जाता है, ये सच है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए जी, ठीक है, समझ में आ गया जी, आज का टॉपिक समझ में आ गया। देखिए जी, हाँ जी गुरु जी। हाँ ठीक है जी, तो समाप्त करते हैं जी आज की क्लास। शांति। बहुत धन्यवाद।